well. Today the topic that we are going to start is the trigonometry. Generally trigonometry बहुत सारे टॉपिक्स में कंबाइन होकर आता है. नॉर्मली इसकी वेटेज कम से कम भी 15 मार्क्स तक की है. ठीक है, 15 मार्क्स तक की जो वेटेज है वो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की हमें मिल जाती है. इट कैन बी गिवन विद along with the similarity and it comes along with the mensuration as well. ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं जिनमें ये कंबाइन होकर आ रहा होता है और हमें देखकर गौर से पढ़ना पड़ता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस राइट नाउ in front of you is the actual meaning of the trigonometry. The tri means three, gon means the angles, metry means the measurements. Okay, so means we are going to study all the diagrams which have three angles and we are going to measure obviously their angles as well as हम उनके angles के बारे में भी पढ़ेंगे as well as their sides कि वो unknown angles या unknown sides हमें किस तरह से calculate करनी है. ठीक है हो गया. Moving further, मजीद आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें हम मल्टीपल टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं. आगे आपने जनरली पढ़ा होगा बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं. इक्विलेटरल, राइट एंगल और क्या कहते हैं स्केलीन और आइसोसेलेस. ये बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल हैं. हम सब ट्रायंगल्स को छोड़ के हम जनरली सिर्फ दो ट्रायंगल्स के बारे में इसकी बात करेंगे. एक राइट एंगल्स और एक नॉन राइट एंगल्स. नॉन राइट एंगल्स में बाकी सारे ट्रायंगल्स आ गए और राइट एंगल तो आपको पता ही है द एंगल एटलीस्ट वन एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री जैसे यहाँ पर है. ठीक है, इस डायग्राम को जरा गौर से समझ लीजिए. द लाइन विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट लाइन of the triangle, and this longest line which is exactly opposite to the 90 degree is known as the hypotenuse. क्या कहते हैं हम इस लाइन को? Hypotenuse. And this line will always be exactly opposite to the 90 degree. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा. The capital letters are always used to represent the angles, not the sides. ठीक है, कैपिटल लेटर्स हम हमेशा साइड्स के लिए यूज नहीं करेंगे कभी भी, सिर्फ किसके लिए? एंगल्स के लिए. एंड फिर उनके अब एक बात बहुत गौर से एक और चीज भी कंफर्म कर लें, वो भी आपको बता देते हैं. एक सेकंड बस. वो भी जरा गौर से देख लें एक दफा ताकि आपको पता हो. बेटा फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एंगल ए, आप देख सकते हैं तो लाइन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट विल बी नोन एज द लेंथ ए with the small letter. The length angle B is on the 90 degree. The length exactly opposite to the angle B will be known as the length B. ठीक है. The angle C is already here and the line which is exactly opposite to the angle C is said to be the side C. So small letter to represent are being used to represent the sides of the triangle, while capital letters are being used for the presentation या to represent the angles of the triangles. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो द टू मेथड्स are very important to understand. The first of them is the Pythagoras theorem. बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा. Pythagoras theorem क्या होता है बेटा? Pythagoras theorem क्या होता है बेटे? बड़ा ही आसान तरीका है हमारा Pythagoras theorem को समझने का. What do we do? मैं इसको जनरली बता रहा हूँ Pythagoras theorem क्या होता है. The the square of the longest side is always equal to the sum of the squares of the two sides of 90 degree. क्या कहा मैंने? The square of the longest side in a right angle triangle the square of the longest side in a right angle triangle is always equal to the sum of squares sum of squares
टू साइड्स ऑफ 90 डिग्री। अब टू साइड्स ऑफ 90 डिग्री मतलब कौन कौन से साइड्स टू साइड्स ऑफ 90 डिग्री बेटा? वन ऑफ द ए बी एंड सेकेंड ऑफ द बी टू सी। ये दो साइड्स हैं जो मेरी 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, ऐसा ही है एग्जैक्टली हम इसको इसलिए जरा क्लियर कर रहे हैं ताकि बेसिक क्लियर होगी तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आई नो मनाहिल ईमान बेटे आपको अच्छे से ऑलरेडी आता है माशाल्लाह, दैट्स टू गुड। तो अब हम इसको अगर लिखते हैं बेटा अपने पास, तो द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड वो कौन है? हाइपोटेन्यूज। मतलब के वो मेरे पास यहाँ आ रही है बी स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू दी सम मतलब एडिशन टू साइड्स ऑफ दी 90 डिग्री, उनका भी स्क्वायर। टू साइड की कौन कौन सी मेरी? एक सी का स्क्वायर और एक ए का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स माय पाइथागोरस थ्योरम हियर। ठीक है, आप ए बी सी डी कोई भी नाम लग दें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुक में देंगे तो वहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा। हाँ, ये रिमेंबर दैट, ये जो मेरा बी है, बी कौन है? बी मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो रिमेंबर दैट एक्चुअली इट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसको परपेंडिकुलर और बेस पता है क्यों नहीं कहता? ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है मेरे एंगल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग माय एंगल सी, तो मेरी ये लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है, और ए वाली लाइन मेरी बेस कहलाएगी। बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द एंगल ए? तो एंगल ए के हिसाब से मेरा जो लाइन ऑपोजिट होगी ये मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये मेरी बेस बन जाएगी। बिकॉज द we do not consider any other angle except 90 degree in a right angle triangle when we are talking about the right angle, when we are talking about the Pythagoras theorem. That is why we generally don't use the word perpendicular and base. सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी लाइन की सेटलमेंट को चेंज करता है बाय मींस ऑफ एंगल, इसलिए हम उस वर्ड से अवॉइड करते हैं। ठीक है, और हम क्या बात करते हैं? अपना इनकी लेंथ का नाम रखते हैं, जो भी उसका लेंथ का नाम होगा। जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल आ गया, एज यू कैन सी राइट हियर इन द ग्रीन कलर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लेते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया। क्या है? ट्राइंगल पी क्यू एन आर। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिए ऐसे ही बस जनरली सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से ये स्टार्ट करें, जाहिर सी बात है हर चीज। तो एग्जाम्पल लिए, एंड व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट पी आर? व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर? कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान तरीका है। हमने जब पाइथागोरस से राइट साइड पे लिखा है, यू कैन सी दैट इजीली। हमने ये लिखा हुआ है, इसको किसी भी फॉर्मेशन में आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, बट हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी बिफोर द इक्वल्स टू। ठीक है, हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी बिफोर द इक्वल्स टू। बस आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड और वो हमेशा इक्वल्स टू से पहले आएगी। ठीक हो गया? हम बाकी रिएरेंज ले रहे हैं, वो अलग बात है। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? मेरा पी आर का स्क्वायर हो गया। बाकी दो साइड्स क्या है? थ्री, बल्कि थ्री स्क्वायर वगैरह नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। आपको जनरली यहाँ वैल्यू पुट करते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक हो गया? वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर। हम उसका रूट भी लेंगे लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, 25 नहीं सकता। ठीक है, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर is equals to the PR squared, which makes 9 plus 16। ये पेपर 2 में ज्यादा आता है, पेपर 1 में आएगा तो परफेक्ट रूट आएगा, इसलिए आपको सबसे पहले क्लास में स्क्वायर और क्यूब याद करने कहा था। That makes 25। taking square root on both sides, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, so we got PR is equals to 5। हम जब भी, यस बेटा, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट 5, बिल्कुल सही कहा मनाहिल बेटे। whenever we get a value in a square, मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो बेटा स्क्वायर हम रिमूव करने के लिए वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड्स।
दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर रूट लगा होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो वो हाफ हो जाएगा। अच्छा, वैसे हम जब रूट सॉल्व करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वैसे जब जनरली जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस वाला मामला भी नहीं है। क्यों नहीं है प्लस और माइनस वाला मामला, ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस वाला मामला इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी ना नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसीलिए क्या मामला है हमारे पास ये, इसलिए मामला ऐसा है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो वी विल ऑलवेज लीव द रूट इन द पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आप रूट लेंगे, अगर लेंथ की बात हो रही होगी, तो कभी भी आप उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, हमेशा उसको पॉजिटिव में ही रखेंगे। इज इट मेकिंग सेंस? सबको ये बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है, अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको अभी के लिए रोकेंगे, हम यहाँ से इसको कट करेंगे। हम यहाँ से इसको कट करते हैं और अभी इसको सॉल्व करेंगे बाद में थोड़ा सा ना। ठीक है, पहले ये दो क्वेश्चंस को हम ऊपर ले आते हैं अपने, और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। थोड़ा सा एडवांस तो फिर अच्छा इंशाल्लाह अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। सो नाउ वी हैव दीज टू एग्जांपल्स। जरा देखिए देखिए, बताइए सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से? इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है? बिल्कुल इजी है। टेक अ लुक प्लीज। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट शुड बी क्लियर, कि हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, कौन है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज? लॉन्गेस्ट लाइन दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दी 90 डिग्री। नो प्रॉब्लम, हम सब बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बस बेसिक पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हमारी एग्जांपल, ये पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड मेरी हाइपोटेन्यूज ये है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। और इसमें मेरी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ये है। अच्छा एक बात, वैसे तो आंसर दोनों तरह आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कभी भी लॉन्गेस्ट लाइन मिसिंग हो, ठीक है, या लॉन्गेस्ट लाइन गिवन हो, जब कभी भी लॉन्गेस्ट लाइन आपको गिवन हो बेटा, तो आपको समझ लेना है एक चीज, क्या चीज, कि आपको स्क्वायर्स को माइनस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आपको स्क्वायर्स को माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब कभी भी लॉन्गेस्ट लाइन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, कैसे अभी आपको समझाया था। कोई भी एक पार्ट हम करते हैं, दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। दोनों जगह ही हाइपोटेन्यूज गिवन है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, फिर बाकी दो साइड्स का स्क्वायर था। यहाँ पे दो साइड कौन कौन है? एक्स वाई और वाई जेड। और हाइपोटेन्यूज की जगह कौन है? 8 है, और वी डू नॉट नो द एक्स वाई, और ये आ गया 5 स्क्वायर। इजी काम है, 8 का स्क्वायर 64, प्लस का 25 यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और वी आर लेफ्ट विद 60 एक्स वाई का होल स्क्वायर। 64 माइनस 25, हाँ भाई 64 में से अगर पेपर 2 1 में आएगा कैलकुलेटर अलाउड जहाँ नहीं भी होता, तो आपने ये बच्चों वाला काम बिल्कुल कर लेना है आराम से। 14 में से 5 गए बच गए 9, 5 में से 2 गए बच गए 3, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई? 14 में से 5 गए बच गए 9, और 5 में से 2 गए बच गए 3, 39। 39 आ गया ना? अब आप अगर ये ऐसा आएगा, अगर परफेक्ट रूट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट रूट नहीं होगा बेटा, तो क्या मुश्किल होगी? परफेक्ट रूट नहीं होगा तो उसका मतलब कैलकुलेटर अलाउड होगा, पेपर 2 में आएगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे यही वाला है। तो इसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है, कोई भी मुश्किल बात आपने अपने लिए नहीं लेनी। रूट में क्या है? 64 माइनस 25। वॉट आर, देखो डेसिमल में 39 का होते रूट 6.2 है। ठीक है, 39 और हमने रूट लिया, आई गॉट माई एक्स वाई स्क्वायर का भी root, and the final answer, what was the final answer? 6.24. In mathematics we generally write up to three significant figures. Okay, so we got the length of xy as 6.24. आपने गौर किया, हाइपोटेन्यूज गिवन था तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और कर लिया, हाइपोटेन्यूज गिवन था तो हमने क्या किया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। Is there any confusion, or if you need to ask something, so you can ask me right now. ठीक है,
अच्छा ये मैं लेक्चर शेयर कर ही दूंगा बेटा, तो ये खुद से करके देख लेना, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला खुद करके देखना, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एक और टेक्निकल चीज पर, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हो गया ना। अब देखो आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है। अब आपको दिखाते हैं पेपर में कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है। इन द क्वेश्चन इन द पेपर यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन। क्वेश्चन जरा गौर से देख लें, इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं। इन द क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट वी हैव अ triangle ABC that has been divided by drawing a straight line AH that makes 90 degree on the line BC. Once you have already divided, as you have already divided, very good मेरा बच्चा, बिल्कुल सही है ईमान, excellent बेटे। So once you have already divided, तो ये बात याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज 90 डिग्री लाइन के एक तरफ है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा ना, तो दोनों तरफ 90 बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, एक 90 और बन रहा है, गिवन है, हम खुद से इमेजिन नहीं करते, वी हैव टू लुक, वी हैव टू वॉच थॉरली कि एक्चुअल 90 वो ये रहा। थर्ड 90 डिग्री हमें यहाँ मिल रहा है, सॉरी थर्ड 90 डिग्री हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब सवाल क्या है। अब मैंने स्टेटमेंट में लिखी भी है कि AHB AHC और BAE सबके सब 90 हैं। आप देख सकते हो AHC AHB BAEC सॉरी BAC आर ऑल 90 डिग्रीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई होगी आपको। ये मैंने आपने खुद देख के अपने पास से देख के समझ के कर लिया कि हाँ भाई ये सब 90 डिग्रीज हैं, इसका मतलब 3 ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ना बहुत अलग काम दिया हुआ है। इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग गिवन दैट द BH given that the BH is equals to 1/3 HC, and then they are asking you to calculate the BH BC and HC। तीनों बातें आपसे ये कैलकुलेट करना कह रहे हैं। सवाल देखने में आसान लगा था, लेकिन अभी जैसे ये गिवन वाली बात पढ़ी है और इसके तीनों पार्ट्स पढ़े, तब हमें समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये काम है जरा सा अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कैलकुलेट द लाइन BC। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है जरा गौर से देख लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूँ पार्ट नंबर यहाँ पर। इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग मी टू कैलकुलेट द लाइन BC। In the second part they are asking me to calculate the area of the triangle। area of the triangle कौन सा, AHC। and in the third part they are asking me to calculate area of the triangle ABH। ठीक है, और in the fourth one they are asking me to calculate the area of the triangle ABC। अब मुझे ये तीन तरह के एरिया और पहले पार्ट में BC कैलकुलेट करने का कहा गया है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि अगर यहाँ तवज्जो नहीं दी सारा क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए हमें, हमें गिवन है BH is equals to what, BH is equals to what, और से देखिए BH is equals to what, 1/3 HC। HC यहाँ क्या हो रहा है, इस पूरे 1/3 से मल्टीप्लाई है ना, अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ मल्टीप्लाई, और अंदर अदर हैंड साइड अगर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा BH is equals to, और नीचे आ जाएगा HC 1/3। ऑटोमेटिकली रेशो मिल गए हमें बड़ी आसानी से। क्या काम किया मैंने, क्या काम किया मैंने, आई जस्ट फिगर्ड आउट कि इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो मुझे अपना काम मिल जाएगा। क्या काम मिल जाएगा,
बी एच अपॉन एच सी 1/3। इसका मतलब बी एच हैज 1 पार्ट एंड एच सी हैज 3 पार्ट। डायग्राम में मेरी लेबलिंग देख लें प्लीज। बी एच हैज 1 पार्ट एंड एच सी हैज 3 पार्ट। ये रेशो मिल गया बेसिकली आपको। आप चाहें तो उसको रेशो में भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि बी एच रेशो एच सी। क्वेश्चन है रेशो का बेसिकली 1:3। अगर ये 1:3 है तो टोटल कितना हो गया, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? तो टोटल पार्ट्स मेरे पास आ गए 4, है ना भाई। टोटल रेशो के पार्ट्स कितने हो गए बेटा? टोटल पार्ट्स मेरे पास आ गए 4। कैसे हुए 4? 1 + 3, टोटल पार्ट्स आ गए 4। ठीक है, तो कैन आई से द बी एच इज 1/4 of the whole line. Similarly, HC is 3/4 of the whole line. क्योंकि पूरी लाइन अगर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लाइन के 4 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट यहाँ है, तो आई विल से इट्स 1/4। सिमिलरली एच से लेके सी तक के 3 पार्ट्स है मेरे पास आउट ऑफ 4, तो आई विल राइट 3/4। ये वाला काम किसको समझ में नहीं आया प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स के कैसे बना। प्लीज ये वाला काम किसको समझ में नहीं आया? रेशो पे डिपेंडेंट है, सिंपल हो गया। अच्छा जुहैरा बेटा देखो, हमने ना सिर्फ इस वाले को रीअरेंज किया। मैंने यहाँ लिखा एच सी, यहाँ इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता बेटा, वहां जाएगा तो डिवाइड ले आया डिवाइड में। ठीक है, जैसे डिवाइड में लेके आ गए बेटा तो मुझे पार्ट्स मिल गए लाइन के कि बी एच जो है वो 1 के बराबर है और एच सी जो है वो 3 के बराबर है। सबसे पहले मैंने ये काम किया, ब्लू कलर डायग्राम पे देख लो, ब्लू कलर मैंने बी एच पे जाके लिखा कि इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट है बी एच का और एच सी के आ रहे हैं मेरे पास 3 पार्ट्स। ठीक है बेटे, तो इफ आई काउंट द होल लाइन, अपनी पूरी लाइन अगर काउंट करता हूँ तो कितने पार्ट्स मिल जाएंगे मुझे? 3 और 1, है ना। तो टोटल मेरा हो गया 4 पार्ट्स। इसीलिए ये पूरे बीसी के पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स। टोटल वाली बात क्लियर हो गई अभी? तो अगर बीसी जी के 4 सर। पार्ट, ठीक है गुड। तो बेटा अगर बीसी के मेरा बच्चा 4 पार्ट्स हैं तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 3/4, क्योंकि पूरी पूरी लाइन तो नहीं है ना, ये 1/4 है मेरे पास का, सिर्फ 1 रेशो है और इसका रेशो कितना रहा? 3/4। ओके हो गया, क्लियर हो गया अभी? ठीक है। अच्छा अब बेटे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीसी तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला ना हमें, हमें बीसी का अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब can you see we have the biggest triangle ABC whose 90 is at A, है ना, और उस 90 के दोनों लेग्स की लेंथ भी गिवन है 5B और 7B। तो BC तो मिल जाना चाहिए, पार्ट 1 तो मेरा हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले अपना पैथागोरस, अब आपका 1 पार्ट स्टार्ट हुआ है जो कि सबसे आसान काम है बेसिकली। वो क्या है जरा गौर कीजिएगा। लॉन्गेस्ट लाइन इज द BC, ठीक है, और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25 + 49। 25 + 49 को ऐड कर देंगे और रूट ले लेंगे, क्योंकि एक पेपर तो लाजमी आपके पास पेपर कैलकुलेटर पेपर में ही आता है बेटे। 74, तो रूट ऑफ 74 इज 8.60। डायरेक्ट कर लिया हमने, मुझे BC मिल गया 8.60 सेंटीमीटर्स। सही है। अच्छा अब गौर कीजिएगा जरा, एक सेकेंड बस। हाँ जी, अब गौर कीजिएगा जरा कि BC के 4 पार्ट्स है और BH जो है वो 1/4 है। BC तो हो गया ना पार्ट 1। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ABH। पार्ट 1 तो मेरा हो गया, एरिया ऑफ सॉरी AHC, एरिया ऑफ AHC पार्ट 2। कहाँ है AHC? AHC ये रहा। अब मुझे जो प्रॉब्लम है, इसकी ये वाली लेंथ भी नहीं पता और ये वाली लेंथ भी नहीं पता, लेकिन आसान मत पता है क्या है, मुझे ये वाली पूरी लेंथ पता है और इसका रेशो पता है, सो आई कैन इजीली कैलकुलेट HC। और HC मिल जाएगा तो मैं हाइट भी निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दो चीजों में। ये दिमाग आपने लगाना है, ये चालाकी किसकी चाहिए मुझे? आपके पास चाहिए। ठीक है, कि एरिया को देख के, हाँ हाँ, ये देख के ना चालाकी। ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई के देखना पड़ेगा कि आपके पास जो ASC वाला ट्रायंगल, मैं यहाँ इसको रीड्रॉ करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है,
ASC वाला ट्राइंगल हम आपको दिखाने के लिए यहाँ रीड्रॉ करें छोटा सा। इसमें ये H, ये और ये C, और ये 90, और ये कितना था 7 सेंटीमीटर. दिस लेंथ इज ऑलरेडी गिवन एज अ 7 सेंटीमीटर. दिस लाइन, द बॉटम लाइन इज 3/4 ऑफ द होल लाइन. 3/4 ऑफ किसकी लाइन? होल लाइन, मतलब BC. ठीक है. और मुझे अब इसका क्या चाहिए? इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया के लिए बेस और हाइट चाहिए होती है. यू गाइस ऑलरेडी नो दैट, है ना? बेस और हाइट चाहिए होती है. तो सबसे पहले हाइट तो बाद में मिलेगी, पहले बेस निकाल सकते हैं. क्या करेंगे? आई विल राइट सिंस HC is 3/4 ऑफ BC. आपको जिंदगी में किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया होगा कि पेपर में आता है. इंतहाई मुश्किल चीज है और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है. तो अगर आपको सीखना पड़ेगा, लाजमी आपके लिए पेपर में ये चीज आएगा. BC, भाई डू वी नो द BC? आप ये भी कैलकुलेट किया कितना आया था? 8.602. ठीक है. कलर चेंज स्क्रीन किया ताकि आपको पता हो कि ऊपर से उठा के रखी है मेरे यहाँ पर. ठीक है. 8.60 कितना आसान हो गया निकालना. HC मिल जाएगा. क्या करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 8.602. कितना आ गया? 6.452. 6.452. 6.4515 कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है. हम इसको राउंड ऑफ वगैरह जो भी करेंगे वो भी देखते हैं, क्योंकि मिडिल में ना राउंड ऑफ करते नहीं है. जनरली हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाए उतना ठीक है. ठीक है. अब हाइट, मुझे लेंथ मिल गई. आई एम राइटिंग विद ब्लैक कलर. क्या मिल गई? 6.4515. अब इजीली हाइट भी मिल जाएगी, है ना भाई? इजीली मुझे इसकी हाइट भी मिल जाएगी. क्या करेंगे हाइट निकालने के लिए बेटा? सिंपल काम बिल्कुल. क्या? पाइथागोरस थ्योरम. 7 का स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ. अप्लाई. अब ये काम आसान है. जो मुश्किल काम था वो रेशियो से लेंथ कैलकुलेट करना था, वो आपने कर ली. तो पाइथागोरस से अप्लाई कर रहे हैं. तो 7 का स्क्वायर, मैंने कहा था जब भी हाइपोटेन्यूज गिवन होगा तो हम स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. और ये हमने इन दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट. टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट दी AH, ताकि हाइट मिल जाए. और ये रूट भी लगा देंगे ताकि हमें बार बार लंबी ना करनी पड़े. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रूट ऑफ 7 का स्क्वायर डायरेक्ट किया, परेशान ना हो जाएगा. 6.4515 का स्क्वायर कितना आ गया? 2.716, मतलब 2.72. 2.716. हाँ, 2.716 सेंटीमीटर. AH भी आ गया. Once we are able to calculate the AH, so what we are going to do, हम इसका अब जाके लगा सकते हैं एरिया. Area of the triangle is half of base times height. Base times height. Height कौन सी होती है? That makes the 90 degree. जो क्या में आती है? 90 डिग्री में आती है हमेशा. ठीक है. That is called the height. 1/2. इसकी बेस है 6.4515. इसकी हाइट अभी अभी हमने निकाली है. AH कितनी आई है? 2.716. ठीक है. ये आई है. तो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर. क्या करते हैं? हम इनको कैलकुलेटर में रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलिए. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6.4515 मल्टीप्लाई बाय 2.716. कितना आ गया? 8.76. ठीक है. 8.761 आ रहा है, मतलब 8.76. दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड द एरिया. और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर्ड होगा हमेशा. It is considered as one of the most difficult type of question if it is being given from the topic Pythagoras theorem. आपने I can easily say कि आपने Pythagoras theorem का इस लेवल का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा होगा. हाँ, रेशो वाला पार्ट अच्छा जिसको आ गया. रेशो वाला पार्ट कौन सा था? दो जगह, एक ये स्टार्ट और एक ये वहां से निकालना. तो जिसको ये वाला दो काम इसको आ गया बेटा, उसके लिए तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं. अच्छी बात है हमजा, अगर सानी मेरा बच्चा आप सबको आसान लग रहा है, वेरी गुड. ईमान बेटे, सबके आंसर में देखें चैट बॉक्स से भी. इट्स रियली गुड दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. तो इसमें से होमवर्क क्या आ गया आपका? ये दो पार्ट्स आपके होमवर्क में है, याद रखिएगा. ठीक है.
ये दो पार्ट्स आपके डू योरसेल्फ में कौन कौन से, और सब बच्चों ने करके सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पर आज ही की डेट में, कब, क्लास के बाद। ठीक है, लेक्चर रिवाइज क्या करें, ये डू योरसेल्फ है, सही हो गया। स्क्रीनशॉट लेके रख लें अगर प्रॉब्लम है तो, भले स्क्रीनशॉट लेके रख लें, वैसे तो लेक्चर आ ही जाता है आपके पास पूरा पूरा कि होमवर्क मिला है। इससे आगे बढ़ेंगे अब, कहाँ आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बता गया सिरम का जितना डिटेल में मुनासिब तरीके से जितना अच्छा हो सकता समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किल है तो अभी करते हैं बेटा उसको प्रॉब्लम ठीक। ठीक है, बस एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ और सिर्फ हमारे पाइथागोरस थ्योरम पर ही अप्लाई होते हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। तो if you guys see a right angle triangle, then you will be able to understand कि यहाँ पर एंगल गिवन है, एक लेंथ गिवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास हैं, जोहेरा बेटा आईडी चेंज की है। सर वो गलती से ना मैं क्लास से कोई बात तो नहीं, इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं मेरी बेटी, कोई बात नहीं, आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हमारे पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भाई क्या कर रहे थे, हमने कहा भाई तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कोसाइन टेंजेंट। कितने, तीन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। हम इनको साइन, कॉस और टेन शॉर्टकट में पढ़ते हैं। ये तीनों ही एंगल किसी ना किसी ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाजमी किसी एंगल के साथ होते हैं, बिना एंगल के आपको नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनके साथ हमने एंगल ए लगाया। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं और मेरा एंगल कहाँ, ए कहाँ पर है, लेट्स सपोज ये मेरा एंगल बी ए, ये सी और ये बी है। ठीक है बेटा, अब अगर इस हिसाब से हम देखते हैं ए सी बी के हिसाब से, तो एंगल ए के हिसाब से लाजमी अगर मैं इस पर साइन लगाते हैं तो इसके लिए आपको ये राइम याद करनी पड़ेगी। ये क्या है, सो का टोआ। अच्छा, एक और भी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली। ठीक है, आई पर्सनली सजेस्ट कि वो याद नहीं कीजिएगा, अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 या 6 ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ राइट एंगल होंगे, कुछ नॉन राइट एंगल्स होंगे, वहां आप बहुत फंस जाओगे अगर परपेंडिकुलर और बेस वाली बात याद है तो। ठीक है, इसलिए मजबूरी है हमारी कि हमें परपेंडिकुलर बेस बेहतर है कि अवॉइड करें, और हम ये यूज करते हैं। तो साइन, कोसाइन और टेन का मतलब है साइन कॉस टेन, और उनके साथ लाजमी एंगल लगा होगा, जैसे अभी एंगल ए हमने यूज किया है। ठीक है, सही हो गया। और जनरली इनको याद करने के लिए क्या कहते हैं, सो का टोआ। साइन, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर hypotenuse, C for cos, A for adjacent, and H for hypotenuse, T for tan, O for opposite और A for adjacent। तो ये आपको इनके रेशियोज याद करने का शॉर्टकट है। ठीक है, अब इस बताते हैं, हाँ ऑपोजिट परपेंडिकुलर, लेकिन कैसे अभी दिखा देते हैं आपको। देखो बेटा, अगर आपके सामने, आपके घर के सामने वाला घर, जैसे यहाँ पर एंगल ए है ना, सब जगह हमने एंगल ए यूज किया है, तो एंगल ए के ऑपोजिट क्या है, एंगल ए के ऑपोजिट है लाइन सी बी। तो लाइन सी बी कौन है आपके, ऑपोजिट है। द लाइन विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द गिवन एंगल, वो आपका ऑपोजिट होगा, सिंपल। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन कौन होती है, हमेशा वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होती है। फिक्स हो गया, तो कौन सी लाइन बच गई, एडजेसेंट। तो एंगल के साथ वाली जो लाइन होगी वो आपकी कहलाती है एडजेसेंट, जिसे आप बेस कहते हैं। क्योंकि देखो, अब इसको बेस नहीं कह सकते ना, अब ए सी बेस कैसे हो गया, बेस तो सी पी है या बी सी है,
है ना, BC इज द बेस, इसलिए हम परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल के सामने वाली लाइन, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली लाइन, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन इज द हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बच गई वो एडजेसेंट। इस तरह से अगर आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सब याद कर लेते हैं बेटा, तो आपको बड़ा ही आसान रहता है अपनी इन तमाम चीजों को सॉल्व करने में। कैसे समझाते हैं आपको। अब हमें एक क्वेश्चन मिल गया that you can see right here in front of you, and the question is says that we have a triangle XYZ, and what are we required to find? The line, only one side is being given, which is 4 centimeters, which is the 4 centimeters, and an angle 60 degree at X is being given to us. And what are we supposed to find? We need to calculate, क्या कैलकुलेट करना है हमने यहाँ पर, हमने कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड में इसको जरा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। सो क्वेश्चन सेज बाय गिविंग दिस डायग्राम, क्या दिया हुआ है हमें, ट्राइंगल YXZ इज अ राइट एंगल, और आपको बता दिया आपको, ठीक है, और YXZ नहीं XYZ, सॉरी XYZ, क्योंकि Y पर 90 बन रहा है ना, इज अ राइट एंगल। given that angle YXZ is 60 degree, XY is 4 centimeters, फिर आएगा पार्ट, नाम क्या, कैलकुलेट द लेंथ। नंबर 1 में कहेंगे आपसे कैलकुलेट कीजिए XZ, और नंबर 2 में YZ, और नंबर 3 आपसे कहेंगे, नंबर 3 के लिए आपसे कहेंगे क्या कैलकुलेट करना है, एंगल Z, वो अभी देखते हैं एंगल Z कैसे होता है। ठीक है, जरा क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए अच्छी तरह से, और मुझे बताएं क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, कि हमें सबसे पहले क्या मार्क करना होगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा एंगल के सामने वाली लाइन है तो ऑपोजिट है, और जो दोनों के बाद बच गई वो कौन है, एडजेसेंट है। सबसे पहला काम आपने किसी भी क्वेश्चन में ये करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। वेरी गुड, देखते हैं सानी के आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, पेपर 2 में, मतलब कैलकुलेटर वाले पेपर में ही आता सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एक्स जेड हाइपोटेन्यूज है, और मुझे गिवन क्या है, एडजेसेंट। चलें भाई ऊपर जाएंगे, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट यहाँ आ रहा है, मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस यूज करना पड़ेगा। तो गिवन लाइंस के हिसाब से अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। ठीक है, तो लगाते हैं, क्या ला रहा है हमारे पास, हम लगाएंगे कॉस एंगल 60 डिग्री, क्योंकि वो एक्स पे आ रहा है, कॉस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है बेटा, एडजेसेंट है 4 सेंटीमीटर्स, और हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता, जो कि मुझे निकालना है, विच इज माय एक्स जेड। ठीक है, वी आर गोइंग टू रीअरेंज करेंगे, तो एक्स जेड विल बिकम अ सब्जेक्ट, and the 4 will be divided by cos 60 degrees. Now we are going to use the calculator. We are going to substitute this fraction in our calculator and to get the answer. So 4 divided by, sorry, 4 divided by cos 60, ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, 8। क्या ये सही आंसर आ रहा है, 4 डिवाइड बाय cos 60 सही आ रहा है, 8। चेक कीजिए प्लीज सब बच्चे अपने पास, मेरे कैलकुलेटर में तो गड़बड़ नहीं हो रही। सही है, चलें, ग्रेट। तो आई गॉट माई लेंथ एक्स जेड as the 8 centimeters, और वो हाइपोटेन्यूज से, इट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट ट्रायंगल। तो ये बात प्रूफ अभी हो भी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने किया है ना, फर्स्ट पार्ट किसने किया, मैंने किया है। सेकंड पार्ट अभी के अभी आप लोग करेंगे। आई एम गोइंग टू वेट जस्ट फॉर 1 मिनट।
सिर्फ 1 मिनट में करना है। चेक कीजिए वाई जेड निकालना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू वेट जस्ट फॉर 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो श्योर है आपके पास? जी, so you all got the answer or not? Are you still doing that? y z कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे आप? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने वाले हैं? जल्दी बताइए प्लीज। इट डिपेंड्स कि आपको गिवन क्या क्या है। अब तो आसान हो गया है, एक्स जेड भी पता है। एक्स जेड इज 8 सेंटीमीटर। एक्स जेड मुझे मिल चुका है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास चॉइस बढ़ गई अब कि यस tan कैन बी यूज, क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट है ना भाई। क्या मालूम करना है मुझे? ऑपोजिट मालूम करना है। पार्ट 2 वाई जेड मेरा ऑपोजिट है और गिवन क्या है? एडजेसेंट है। ऑपोजिट एडजेसेंट कहाँ आ रहा है बेटे? tan में आ रहा है ना। तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही फरमाया। जिसको ना सॉल्व नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, वो यहाँ देख लें प्लीज। तो x tan लगा देंगे। tan कितना डिग्री है मेरे पास? 60 डिग्री। tan का ऑपोजिट कौन है? yz। एडजेसेंट कौन है? 4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे फिर से? रीअरेंज। 4 यहाँ डिवाइड, वहां जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो yz इज इक्वल्स टू tan 60 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, मैं इसको हमेशा ना 4 पहले लिखता हूँ और tan 60 बाद में लिखता हूँ। ये सही तरीका ही लिखने का ही है, क्योंकि बच्चे फिर tan 60 मल्टीप्लाई 4 डायरेक्ट कर लेते हैं और वो गलती रहती है उनसे। ठीक है, गलती कैसी रहती है अभी समझाते हैं आपसे। वो ब्रैकेट में लगाते हैं, मतलब वो यूं करते हैं, tan 60 मल्टीप्लाई 4 ऐसे कर देते हैं और आंसर हो जाता है गलत, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? नंबर हमेशा पहले और फिर tan 60। सही है। So we're getting 6.928, मतलब 6.93. So yes, 6.93 seems correct because hypotenuse सबसे लंबी लाइन होती है और वो ऑलरेडी 8 आ चुकी थी। This is the required solution for the second part. हाँ भाई, साउंड में आया अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। सब बच्चों का आंसर सही है। अलीजा बेटे, मेकिंग सेंस, समझ में आ गई हर चीज? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? फरिया फरिया बेटा, वेरी गुड। ईमान, मनाहिल बेटे, ऑल क्लियर? वैसा बेटा क्लियर? शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, आपने खुद करना है। हाँ, लेट्स सपोज इसमें एक थर्ड पार्ट आता है, मुझे रह गया था। लेट्स सपोज इसमें एक थर्ड पार्ट आपके पास आ जाए। अब जब इसमें थर्ड पार्ट आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप ये करेंगे, आपके लिए मजबूरी बन जाएगी, वो ये आएगा कि एंगल Z कैसे कैलकुलेट करना है। इंतहाई आसान काम है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो 180 से आपने क्या करेंगे? 60 और 90 को माइनस कर देंगे। तो 60 और 90 कितने हो गए बेटा? 150। तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो क्या पता है थर्ड पार्ट आ जाए आपके पास कभी कभी। सही है, इजी पार्ट है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ दिया हुआ, ये आप खुद कह के देखेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये वाला पार्ट तो आप खुद कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है इस सवाल में, और वो क्या है आपको बात है। हमने इसका ये गिवन एंगल रिमूव कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, आसान है, कुछ भी नहीं, बस एक चीज समझानी है। और द गिवन लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर।
ठीक है, we have two different sides. And what are they asking me to calculate? They are asking me to calculate the angle YXZ. पहले कह रहे हैं आपने पार्ट 1 में कैलकुलेट करना है एंगल YXZ, और पार्ट 2 में you need to calculate the angle XZY. हाँ भाई, अब इस ट्राइंगल को हम देखते हैं और इसके हिसाब से अगर बात करें बेटा, तो यू कैन इजीली सी। अच्छा बेटा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हमजा, इज दैट यू? ये तुम्हारी आई है? ठीक है। सो इस कंडीशन में ऐसे ट्राइंगल में हमें एंगल कैसे मिलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन, किस एंगल की बात हो रही है? जो मिडिल में होता है, एक्स, ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल की रिस्पेक्ट से वाई जेड कौन है? ऑपोजिट, तो वो तो हमें गिवन ही नहीं है। तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और जो थर्ड लाइन बच गई वो कौन है? एडजेसेंट। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है? आई हैव एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। ऊपर जाएंगे। हाँ भाई, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज क्या मिल रहा है हमें? कॉस में मिल रहा है, तो हम कॉस का एंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कॉस का एंगल। कैसे लगाते हैं देख लीजिए। cos angle YXZ is equals to adjacent upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse. Adjacent कितना है बेटा? Adjacent है मेरे पास 5 सेंटीमीटर्स, और hypotenuse कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर्स। और मुझे ये एंगल निकालना है सिर्फ YXZ। तो इस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वहां चले जाता है और वहां जाके इनवर्स हो जाता है जब एंगल कैलकुलेट करना हो। तो YXZ is equals to, it will change its side and it will become inverse of 5/14. कैलकुलेटर में इनवर्स कैसे लगाते हैं किसी को अगर नहीं पता तो ये भी देख लीजिए। सर, प्रेस द, यस बेटा। आपने कॉस इनवर्स क्यों किया है? हाँ बेटा, समझा जाते हैं। देखो बेटा, मेरे पास मुझे ये एंगल चाहिए था, ठीक है। जब जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे और एंगल मिसिंग होगा, जब जब एंगल मिसिंग होगा, तो हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इनवर्स करना पड़ता है। सुन लीजिए दोबारा। जब जब एंगल मिसिंग होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनवर्स करते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है। तो ये मुझे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज गिवन था। बेटा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? आता है सिर्फ कॉस में। तो हमने कॉस का लगाया, और हम कॉस चाहे एंगल मिल जाए तो कॉस को वहां मूव करना पड़ेगा। तो व्हेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज शिफ्टेड ऑन नेक्स्ट साइड ऑफ द इक्वल्स टू, सो इट बिकम्स नेगेटिव, मतलब कि इनवर्स हो जाता है वो। ठीक है, ओके सर। करके कॉस लगाया और फ्रैक्शन में आ गया 5/14। कितना आ गया? 69.1, क्योंकि 0.75 है। So we got the angle ये आ गया मेरे पास YXZ का आंसर। ठीक है, कितना आ गया? 69.1, 69.1 डिग्री। थर्ड एंगल निकालना है, मतलब कि Z वाला एंगल निकालना। क्या मुश्किल रह गया? कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान काम है। कैसे? We all know the sum of all the angles in his triangle is 180। हम सबको पता है 180 में कौन कौन है। एक एंगल है जो कि 90 है, दूसरा है जो कि 69.1 है, थर्ड हमें कैलकुलेट करना है जो कि है एंगल XZY। ठीक है, तो 180 में से दोनों को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे, वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ही होना है। तो 180 माइनस 90 माइनस 69.1, what do we get? 20.9। लीजिए, आपको थर्ड एंगल भी मिल गया।
20.9 डिग्रीज। ऑल क्लियर? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया तो प्लीज बताना। एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड वेल, कोई भी चीज ऐसी। फरिहा, वैसा, सब बच्चे। हमजा, क्लियर? ओके, वेरी गुड। अलीजा बेटा, वेरी गुड। ताहिर, आयशा बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है, चलें जी, वेरी गुड। सानी बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये वो पार्ट है जहाँ सब बच्चों को मुश्किल होती है, और ये लिटरली मुश्किल होता है। इसको हम अभी साथ साथ पास्ट पेपर से भी सॉल्व करेंगे लाजमी। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल प्रॉपर्टीज याद है? एन एंगल, जी एंगल पढ़ाए थे मैंने, एफ एंगल पढ़ाए थे मैंने, है ना? हाँ हाँ। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में होता तो मेनली टेन ही यूज है, लेकिन सर क्वेश्चन अभी मैं आपको से होगा, आपका दिमाग घूम जाएगा उसको देख के ना, कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एलिवेशन मतलब ऊपर जाने वाला, डिप्रेशन मतलब नीचे आने वाला। जनरली हम इसको ही समझते हैं, है ना? जनरली हमारे पास ये है। लेकिन अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है, और ये हो पी, पी क्यू आर, और वो कैलकुलेट करने का कहें आपको, क्या कैलकुलेट करने का कहें आपको? कहें कैलकुलेट द, क्या कहें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, सवाल में कहें कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ। ठीक है सानी, कोई मसला नहीं है, आई गॉट इट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमने एलिवेशन डिप्रेशन जनरली क्या पढ़ा है? हम हमें जो पता है वो ये पता है कि ये वाला जो नीचे से एंगल ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो एलिवेशन होता है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो डिप्रेशन होता है। ठीक है, बट दे आर सेइंग कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ। रूफ तो नीचे नहीं होती, रूफ तो नीचे यहाँ होती ही नहीं है। तो अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ ये आपसे बात कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। बन गया जेड? कौन है? दो पैरेलल लाइंस हैं, और इन दो पैरेलल लाइंस की वजह से क्या बना? ये जेड बना, है ना भाई? जेड बन गया। इट मींस इफ आई फाइंड दिस एलिवेशन एंगल, इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द एक्सटीरियर एंगल जिसे एलिवेशन कह रहे हैं ऑफ द रूफ। क्यों? क्योंकि रूफ तो होती ऊपर है ना, यहाँ है ना रूफ मेरी। ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो लेटर लिखा होता है ना एंगल, हमेशा उसको बनता है। तो ऑफ द रूफ कह रहा है, ऑफ द रूफ, तो रूफ का एंगल तो ये वाला बन रहा है ना बेटा, तो एलिवेशन इसका बेसिकली ये एंगल सेम ही होगा। तो इन शॉर्ट आपने निकालना ये वाला एंगल है, कैलकुलेट आपने यही एंगल करना है, लेकिन बाहर वो आपको यहाँ मिलेगा। सही है? सिमिलरली दे कैन आल्सो आस्क यू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड लेवल पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके अगर देखें तो ग्राउंड कहाँ है मेरी भाई? ग्राउंड लेवल तो यहाँ होगा ना, बेस की तरफ, ये मेरा ग्राउंड लेवल होगा। अब यहाँ डिप्रेशन तो ऊपर है। अगेन हाइलाइटर देखिएगा प्लीज, ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, बल्कि पर्पल कलर यूज कर रहे हैं।
ये ऊपर गया, फिर ऐसे आया, और फिर वापस क्या बनाया, एन बन गया, एन मतलब जेड वाली प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से क्योंकि डी वहां पर है, तो डी दोबारा कहां पर होगा, डिप्रेशन का एंगल कहां होगा, बाहर भी सेम होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस, जहां मैंने एरो लगाया अभी अभी आप देख सकते हैं, पी के ऊपर एरो है और उसी के पैरेलल में ये एरो है और ये एरो। समझ गए आप मेरी बात। तो डिप्रेशन और रूफ, इस काम से आपने परेशान नहीं होना, आपने समझना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, आपने फौरन से जेड बना के कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, पेपर में ना इसका क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता दिखाते हैं आपको, एक सेकंड दीजिएगा बस। हमने कुछ भी नहीं, जेड बनाएंगे बेटा, इसको पढ़ो, कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द रूफ। अब एलिवेशन तो नीचे होता है, रूफ ऊपर होती है, तो एंगल किसे बनेगा, तो एंगल बनेगा जेड से। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो you are going to calculate the same bottom angle, but it will also be the elevation of the roof from their side। ठीक है, उनकी तरफ से ये एंगल बन रहा होगा वो। सिमिलरली अगर कहें कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड का डिप्रेशन कहां से होगा भाई, डिप्रेशन तो ये बनता है जो एंगल नीचे लेके आ रहा होता है, ये डिप्रेशन बनता है, बट उनके हिसाब से दिस एन ऑल्टरनेट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे आप जाएंगे, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल पे आप जाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये जो एंगल अगर निकालना होगा, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेम डी हियर, सेम ये वाला एंगल निकालेंगे एंड दे बोथ विल बी द सेम। सही है। Previous lesson we were talking about the area of a triangle and these triangles are special type of triangles। ठीक है, हमने स्पेशल ट्रायंगल्स की बात की थी। स्पेशल ट्रायंगल्स में हमने कहा था कि हम उसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इंतहाई आसान फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था, 1/2 2 legs of the angle sin theta, the 2 legs of the angle representing the two sides of the given angle। ठीक है, कि थोड़ा सा रिकॉल मैंने करवा दिया पीछे से। हम अब तक पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस टैन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि उनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा पूरा ही खत्म हो गया है। एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे, वो और भी करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस। और अब हम और हमने इस टाइप के ट्रायंगल्स का कैलकुलेट किया था एरिया, बस लास्ट क्वेश्चन मैंने यही किया था। इसमें क्या था, तो 1/2 मैंने बी सी क्यों लिया था, बिकॉज द साइड बी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एंगल सी बी, और साइड सी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एंगल सी। तो यहाँ पर इस वाले एंगल की दो साइड्स गिवन थे, दिस एंड दिस, इसीलिए बी और सी ले लिया था। ठीक है, हमेशा 2 legs ऑफ द एंगल लेते हैं, आपको एक बात बताई थी हमने लास्ट क्लास में। अच्छा जी, अब आते हैं हम अब हम आते हैं अपने साइन रूल पर। अब आते हैं साइन रूल पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन रूल, अगर हम बात करते हैं साइन रूल को लिखने के दो डिफरेंट तरीके दैट हैव बीन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, और साइन रूल होता क्या है और क्यों अप्लाई करते हैं ये आपको बताता है। लेट्स सपोज हमने वही ट्रायंगल लिया है जो ऊपर था, आप देख सकते हो यही वाला सेम ट्रायंगल है, बस मैंने 125 वाला एंगल रिमूव कर दिया। ठीक है, or the diagram which is being given to you is exactly the way you can see right here. We have been given a side AB 3 centimeters, the side AC 5 centimeters. We have been given an angle B as 20 degrees. Now what we are not given, we were not given the angle A, we were not given the length BC, and we were not given the angle C. All right, ये तीन चीजें मिसिंग है क्वेश्चन में, कौन कौन सी, एंगल ए, ये वाली लेंथ और एंगल सी। So according to the given question, they're saying that calculate the angle ACB। Okay, if I thoroughly check, अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट के देखूं तो मुझे क्या चाहिए, एंगल ACB, ACB, इसका मतलब जो लेटर मिडिल में होता है ना बेटा, हमेशा एंगल उस पर माउंट करते हैं, तो इट मींस आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एंगल C, दिस वन। तो देखेंगे इस एंगल के लिए क्या मेरे पास इसकी ऑपोजिट लेंथ है, तो यस है, और कोई एक ऐसा एंगल और फ्रैक्शन और साइड लेंथ देखेंगे जो कि ऑपोजिटली दोनों गिवन हो, कि ये एंगल भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है। सो व्हेन दीज टू थिंग्स आर गिवन, आप गौर से सुने मेरी बात, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, an angle along with it opposite side must be given।
ठीक है, हमारे प्रॉपर दो फ्रैक्शन बनते हैं। साइन रूल को लिखने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी मुझे एंगल चाहिए तो मैं एंगल को ऊपर रखूंगा और लेंथ को नीचे रखेंगे। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो द कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट्स द एंगल एंड स्मॉल लेटर represents the length. So accordingly, what we are gonna do is, हम देखेंगे कि हमें एंगल सी चाहिए तो हम एंगल सी वाली चीज ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमने रखा साइन एंगल ए सी बी। ठीक है, अच्छा मुझे मालूम कैसे हुआ साइन रूल लगाना है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, परेशान ना होइएगा इसके लिए। ठीक है, I'm required to calculate the angle C, so I will put the length opposite to this angle 3 centimeter just below it. मैं 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो इस एंगल के सामने रखेंगे बिल्कुल। अब ऐसे ही देखें, अगर गौर से देखें, मेरा पूरा एक फ्रैक्शन बन गया। वो क्या बना, एंगल और उसके सामने उसकी ऑपोजिट लेंथ का हम क्या कहते हैं, अगर गौर से देखें बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास ये एंगल है और उसकी ऑपोजिट लेंथ, उसकी फ्रैक्शन, पूरा एक फ्रैक्शन बन गया ना, एंगल अपॉन लेंथ करके। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ऐसा ही एंगल एक चाहिए और लेंथ भी चाहिए, ताकि इन दो फ्रैक्शन में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो। तो यस, आई हैव बीन गिवन एंगल बी एज 20 डिग्री, so I will write sine 20 degrees, and the length which is exactly opposite to the 20 degree is what? It is 5. Okay, it is 5. So what we are going to do is equals to sine 20 divided by 5 multiply by 3. तो हम क्या कर रहे थे, this 3 is in division here, on the other hand side it will multiply. हमने इसको कर दिया यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा रिमेंबर दैट क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, सिर्फ ये एंगल कैलकुलेट करने का कहा है जो ऊपर है। कौन सा एंगल हमारे पास शो हो रहा है, दिस एंगल। यहाँ साइन वाइन कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरे पास यहाँ साइन लिखा हुआ रहा है। You already know when we shift the trigonometric ratio on the other hand side of the equals to, so automatically it will become inverse, है ना क्या? चला जी, अब हम आएंगे अपने कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में क्यों आएंगे भाई, क्योंकि ये पेपर ही हमारा कैलकुलेटर वाला है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीस वैल्यूज। सबसे पहले क्या किया हमने, शिफ्ट प्रेस करके साइन लगाना है, साइन इनवर्स आ गया, देन यू आर गोइंग टू प्रेस अ फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, साइन 20/5 मल्टीप्लाई बाय 3। रिमेंबर दैट मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि इस तरह जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हमेशा पहले वो नंबर लिखते हैं, मतलब 3, फिर आप लगाएंगे साइन 20 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 5। ये काम आपने इस तरह करना है। आपने गौर किया 3 मैंने पहले लगाया है। ठीक है, सो वी गेटिंग 11.8, मतलब कि आप इसको हम इसको 12 नहीं 11.8 लिखेंगे हमसा बेटा। ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट द एक्यूरेट आंसर, सो दैट्स व्हाई एंगल एसीबी इज 11.8। ठीक है भाई, ये काम, ये है मेरा साइन रूल। अच्छा, साइन रूल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज गिवन इन द एग्जाम। आपके पेपर में आपको फॉर्मूला शीट में दिया जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, अभी लेटेस्ट पेपर हमारा अक्टूबर नवंबर 25 का ही हुआ है लास्ट। तो उसका भले पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कोई भी पेपर हो बेटा, इतना खुद को किया मैं कुछ पढ़ाते वक्त। तो बेटा ये देखो, फॉर्मूला शीट इज प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू पीपल, एंड एट लास्ट यू कैन सी। हाँ, पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूला गिवन तो नहीं होते, बट यस ट्रिग्नोमेट्री के ये 3 चीज आपको मिल जाएंगी। साइन रूल, वो साइन रूल अभी हम पढ़ेंगे, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच आर नॉट which are not 90 डिग्री, मतलब स्पेशल ट्राइंगल्स, ऐसे वाले ट्राइंगल्स। आप देख सकते हैं ट्राइंगल बना हुआ भी आता है आपके पास, ए के सामने लेंथ ए, बी के सामने लेंथ बी, और सी के सामने लेंथ सी। अगर ये चीज क्लियर है तो इजीली आपको साइन रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साइन रूल को लिखने के फिर मैं बताता हूँ 2 तरीके। कैसे 2 तरीके, आप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लेंथ ऊपर है ए बी सी, या आप लेंथ ऊपर कब रखेंगे, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेंथ। बट लेट्स सपोज इफ द एंगल इज मिसिंग लाइक वी डिड द पार्ट एंगल ए सी बी, तो बेटे आप ए एंगल ऊपर ले आएंगे और सब साइड पर एंगल ऊपर और उनकी लेंथ नीचे। इन 3 फ्रैक्शन में से कोई भी 2 फ्रैक्शन आप रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। और उन 2 फ्रैक्शन में से सिर्फ एक ही एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कौन सा मिसिंग है, ए का मिसिंग है, बी का मिसिंग है, सी का मिसिंग है, या पी क्यू आ जाएगा, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा।
कोई भी लेटर आ सकते हैं, GHI आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप खुद सेट कर लेंगे। बस यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर एग्जांपल ये एंगल ए ना हो, एंगल जी हो, तो उसका मतलब इसकी स्मॉल लेंथ GBC के सामने होगी, इस एंगल के बिल्कुल सामने। लेट सपोज ये आपके जो है एंगल बी जो है बी ना हो, क्या हो, एच हो, तो इसके एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आपकी लेंथ एच स्मॉल लेटर में यहाँ होगी। ठीक है, मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है वाली बात? कोई क्वेश्चन अगर है, और बिकॉज आई एम अनेबल टू चेक द मीटिंग चैट राइट अवे, मैं आज दूसरे डिवाइस नहीं है मेरे पास, सिर्फ आईपैड ही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटे, माय व्हाट्सएप इज कंटिन्यूअसली ऑन, और आई विल लुक इनटू इट राइट अवे। ठीक हो गया? आप जरा इसको रिव्यू कर लीजिए और मुझे बता दें यहाँ कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कंफर्म करना। अच्छा, किसी को अगर लिखा हो ना कि हैंग टाइट वी आर ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये समझ जाना कराची में ऑलरेडी इंटरनेट का मसला बहुत ज्यादा हो रहा है, सिर्फ कराची में नहीं, बहुत सारी जगहों पर, तो ये उसकी वजह से मसला हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये क्लियर है और कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज। अच्छा, अब नाउ वी आर मूविंग टू द कोसाइन रूल। The cosine rule indicates when a triangle is being given the same way we had in the previous example. We already know about it very well. And what we are going to do is, according to the given question, angle A is unknown, angle C is unknown, angle B is unknown. And what they have given to us, the three sides of the triangle, क्या दे दिया हमें, तीन साइड दे दी ट्राइंगल की है, यूं कहना कि जब दो दे दी और थर्ड मिसिंग कर ली। कैसे? जैसे ये वाला एंगल लेते हैं, लेट सपोज ये एंगल मुझे दे दिया है 70 डिग्रीज। ठीक है, ठीक हो गया? अच्छा, द फर्स्ट पार्ट इज अगेन वेरी इजी। बाय गिवन दिस ट्राइंगल I can easily say that I am able to calculate the area, which is अगर solution पे आते हैं तो which is 1/2 2 legs of the given angle, मतलब 4 multiply by 11 multiply by sin 70 डिग्रीज। ये काम आसान है, कैलकुलेटर में रखेंगे, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाना है। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, जो पार्ट 2 है, इन दैट पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेट AC। क्या कैलकुलेट करना कह रहे हैं बेटा आपको? नंबर 2 में कह रहे हैं कैलकुलेट, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये वाला पार्ट, नीचे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैलकुलेट AC। अच्छा, जरा तवज्जो दीजिएगा। अब जो कोसाइन रूल की प्रॉपर्टी है ना, मैंने कोसाइन रूल ये लिखा है यहाँ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली एरिया वाली है। एरिया वाली प्रॉपर्टी क्या थी? टू लेग्स ऑफ द गिवन एंगल, टू लेग्स ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, टू लेग्स ऑफ द गिवन एंगल, मेरे पास क्या था, एरिया की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये वाली, जिसका हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने। तो साइन रूल में अगर लेंथ मिसिंग होगी तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे अभी लेंथ मिसिंग है, यू कैन इजीली सी दैट कौन सी लेंथ चाहिए हमें, AC चाहिए, है ना? और कॉर्ड से देखो, टू लेग्स ऑफ द एंगल गिवन है, ये एंगल 70 डिग्री, I have the length 11 centimeters and I have the length C as the 4 centimeters accordingly. So अब यहाँ किस तरह से मेरा साइन कोसाइन रूल चेंज हो जाएगा? यहाँ क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C टू AC cos अल्फा ABC। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये मेरी लेंथ B है, जहां मैंने स्मॉल b लिखा है, यू कैन इजीली फिगर आउट, क्यों? क्योंकि एंगल B के सामने है। ठीक है बेटा, तो सिंपलीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर रखा है। ये कोसाइन रूल भी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ आता है, यू जस्ट नीड टू यूज द करेक्ट सिंबल्स। रिमेंबर दैट, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत गौर से सुन लीजिएगा। थिंग्स टू रिमेंबर क्या है, नोट कर लें इसको। if the length is missing if the length is missing, the opposite angle the two legs of
of the angle must be provided. ये और से सही पढ़ लें, मैं erase कर दूंगा. If the length is missing, जैसे अभी AC की length missing है, the opposite angle, मतलब कि इस length का opposite angle कौन है, ये वाला, with the two legs of the angle, और उसकी दोनों legs भी must be provided, लाजमी आपके पास होनी चाहिए. अगर ये सब कुछ गिवन नहीं है तो आपका कोसाइन रूल आपसे अप्लाई नहीं होगा, हमेशा गलत होगा. कोसाइन का जो हाफ पार्ट है, इनिशियल पार्ट, वो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जैसा है. कहां तक का हाफ पार्ट, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ठीक है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जैसा. कैसे भाई, मुझे AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बी, तो मेरे पास AC की लेंथ की जगह कौन सा लेटर गिवन है, B, ठीक है. I'm going to write AC whole square, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह, बस ये 90 डिग्री नहीं है, अदरवाइज 90 डिग्री होता है हमारे पास. तो नाउ द टू साइड्स आर 4 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है, इतना हो गया. ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, इतना 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 आपके आसान रहेगा. फिर माइनस लगा के 2 से इन्हीं दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. -2 मल्टीप्लाई बाय द 4 एंड 11, और फिर कौन सा एंगल, जो लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल कॉस के साथ, ठीक है. इन शॉर्ट मैंने पूरी इसमें ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आप चेक कर लीजिए. एंड इफ यू नीड टू आस्क समथिंग फ्रॉम दिस, यू कैन आस्क मी राइट अवे. एंड इफ देयर इज नथिंग टू आस्क, तो ये जरा गौर से देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं. As I need to calculate the AC only, but I have a square overhead, what will I do? I will take the root. No need to do long simplification. आपको कोई लंबी चौड़ी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आप चाहें तो रूट ऊपर वाले स्टेप में ही लगा दें, आपका टाइम बच जाएगा. क्या कहा मैंने, आप स्क्वायर रूट भी ऊपर वाले स्टेप में ही लगा दें, आपका टाइम और वर्किंग अच्छी खासी बच जाएगी. एंड व्हाट वी आर गोना डू हियर इज, हम लेंगे अपना कैलकुलेटर और पूरा का पूरा उठा के कैलकुलेटर में रखेंगे. बस कैलकुलेटर में लिखने में कोई गलती मत कीजिएगा, बाकी सब खैर है, ठीक है. यू मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल डूइंग, ठीक है. सबसे पहले रूट आ गया, 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 11 cosine 70 degrees. So the answer that we have is 10.339. You already know. So we got 10.339, मतलब 10.3 centimeters. And that is how we use the cosine rule for the missing lengths. इसको रिव्यू कर लें प्लीज, इसको खास तौर पे, और इसको, और यहाँ तक जो कुछ भी समझ में आए वो मुझे बता दें, नहीं आए तो मुझे बता दें. इसको समझाने के बहुत तरीके हैं. क्लियर है? if there is any confusion, so please let me. कुछ भी नहीं किया मैंने. I am just going to draw the x-axis and the y-axis in front of you people. Okay. What do we have here is, मैंने कुछ लाइंस ले ली अपने पास. मैंने कहा सेंटर में मेरे पास ओरिजिन होता है, और लेट्स सपोज मैंने पहली लाइन ली है which is said to be the A, ठीक है. और मैंने दूसरी लाइन भी ले ली एक और ऐसे करके, and which is said to be the B, और थर्ड लाइन एक और ले लेते हैं which is said to be the C, ठीक है. और एक और लाइन हमने ले ली कुछ इस तरह से, and let's suppose it is my D. ठीक है. बेरिंग ड्रॉ करने के और मेजर करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है. वो क्या है जरा सुन लीजिए पहले. सबसे पहले ये चीज, बेसिक चीज समझ में आई है तो काम बनेगा पक्का. देखो बेटा, आपको ये 3 तरह के एंगल्स बताना चाहिए. मतलब एंगल प्रॉपर्टीज में आपका प्रो होना बड़ा जरूरी है. एंगल प्रॉपर्टीज में आपका प्रो होना क्यों जरूरी है? जी एंगल्स, एफ एंगल्स, एक्स एंगल्स, ये 3 एंगल आपको चाहिए. मेरे पास भेज दो इसको. नहीं नहीं, ये लो, ये लो, समझ देना इसको. अच्छा जी, तो क्या है जी एंगल, एफ एंगल्स और एक्स एंगल. याद होगा मैंने एंगल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. मैं थोड़ा सा रिकॉल, बस 1 मिनट के जल्दी से रिकॉल कराता हूँ, समझाता हूँ.
यहाँ मेरे पास दो पैरेलल लाइंस आप देख सकते हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल लाइंस है, तो द एंगल ऑब्टेन्ड एट टॉप ए will also be the same angle obtained here. ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे लाजमी तौर पर if they are made between two parallel lines. Similarly, x angles, if the angle at top is A, the bottom will also be the A. If the angle on the right is B, the left will also be the B. ठीक है. थर्ड वन हमने पढ़े थे F angles. जैसे ये मेरा लेटर F हो गया, गौर से देखें तो उसकी भी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन क्या है, पैरेलल है. ठीक है. What do we observe here कि यहाँ बनने वाले, if this is the angle A, let's suppose, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल भी A होगा. ठीक है. एंड सिमिलरली ये F लेटर के अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ठीक है. ये दो एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल मेरा B हो गया, तो इन दोनों का सम A और B का सम हमेशा हमेशा 180 होगा. तो मैंने थोड़ा सा जल्दी से बस रिकॉर्ड करवा दिया इसको, आसान सी चीजें ये. तो ये तीन चीजें आपको बेरिंग के लिए लाजमी पता होनी चाहिए, खासतौर पर जेड और एफ तो 100% पता होना चाहिए. ठीक है. इसकी पूरी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है पॉलीगॉन्स के हल्का में. हमेशा बेरिंग को 3 डिजिट्स में लिखा जाता है. लेट्स सपोज अगर 70 डिग्री है तो हम उसको 070 ऐसे लिखते हैं. हमेशा कितने डिजिट्स में, 3 डिजिट्स में. अगर 70 डिग्री है तो 070. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर लेकिन अगर लिखना भूल जाते, लेट सपोज हमजा अगर कोई हमारे पास एंगल आया ना 30.4, हम उसको अब आप बोलोगे तो 3 सिग्निफिकेंट ऑलरेडी है बेटा, डेसिमल से पहले 3 सिग्निफिकेंट की बात हो रही है. ठीक है. डेसिमल से पहले 3 सिग्निफिकेंट का मतलब हम क्या लिखेंगे बेटा, उसको हम लिखेंगे 030.4 डिग्रीज. समझ में आती है मेरी बात, कंफ्यूजन क्लियर हो गई. ठीक है बेटा. हमेशा बेरिंग 3 डिजिट्स के अलावा नहीं लिखा. पता है नंबर वैसे मिल जाता है, अल्लाह ना करे कोई सरफराज चेकर मिल जाएगा ना जो स्टिक टू द मार्किंग स्कीम होगा, तो बिला वजह नंबर चला जाएगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आपको हमेशा 3 डिजिट्स में ही बेरिंग को रिप्रेजेंट करना है. बेरिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है. आप हमेशा क्लॉकवाइज मेजर करते हैं बेरिंग को नॉर्थ से. और किसके नॉर्थ से, ऑलवेज ड्रॉ द नॉर्थ रिटन आफ्टर द वर्ड. किस वर्ड के बाद, फ्रॉम के बाद जो भी वर्ड बना हुआ है उस पर हमेशा बेरिंग ड्रॉ करेंगे. फ्रॉम के बाद जो वर्ड बना हुआ है, लिखा हुआ है, हमेशा नॉर्थ उस लेटर पर ड्रॉ करेंगे और उसके क्लॉकवाइज से फिर चलना स्टार्ट कर देंगे. कैसे होता है अभी आपको दिखाता हूँ, मुझे बस एक सेकंड दीजिए, अभी आपको दिखाता हूँ. सिंपल बेरिंग्स पढ़ना थोड़ा सा आसान है, ट्रायंगल में आते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं. ठीक है. तो पहले हम सिंपल वाले पढ़ लेंगे, अभी वो 2 मिनट में आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे. ट्रायंगल वाले समझाते हैं. भाई ये जितना भी हमारा रेड वाला पार्ट है ना, वो मेरा क्वेश्चन है. ठीक है. जितना भी रेड से लिखा हुआ है, इट्स ऑल माय क्वेश्चन. ठीक है. ये क्वेश्चन और ऐसी डायग्राम देने के बाद what are they asking me to calculate, they are saying calculate the bearing of A from O. कुछ गौर कीजिएगा, यहाँ कहा था फ्रॉम के बाद जो वर्ड लिखा होगा हमेशा बेरिंग उस पर ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ फ्रॉम के बाद आई कैन सी इट्स O, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ नॉर्थ ऑन O. और फिर O की क्लॉकवाइज चलेंगे जब तक क्या ना आ जाए, जब तक कि A और O की लाइन ना आ जाए. कैसे दिखाते हैं आपको. हाँ भाई. तो मेरा नॉर्थ कौन हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया. अब मैं कलर यूज कर रहा हूँ ब्लैक आपको समझाने के लिए, सो यू कैन सी दैट ब्लैक कलर. ठीक है. ये मेरा नॉर्थ आ गया, मैंने O पर नॉर्थ ड्रॉ कर लिया. ठीक है. और क्लॉकवाइज फ्रॉम द O चलेंगे, क्लॉकवाइज फ्रॉम द O जब तक क्या ना आ जाए, O A का बेरिंग ना आ जाए. ये आ गया. अब मुझे ये बेरिंग चाहिए. ठीक है. आई ऑलरेडी नो कि दिस इज माई 90 डिग्री. सबको पता है ना ऑलरेडी कि ये मेरे 90 डिग्री होता है ना.
तो इसका मतलब ये अगर 90 में 60 यहाँ पर, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल से कि 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो ये मेरे पास आ गया अब कितना डिग्रीज, 30 डिग्रीज। ठीक है, तो आई गॉट माई आंसर 030। ये काम किसको समझ में नहीं आया प्लीज लेट मी नो, मुझे जल्दी से बता दें कोई समझ में नहीं आया तो। So we are moving forward for the B. अब B part में क्या कह रहे हैं हमसे, in the B part they are asking us to calculate the bearing of B from O। मतलब दोबारा O पर ही नॉर्थ, तो वही नॉर्थ यूज कर लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था, O पर एक ही नॉर्थ ड्रॉ होगा, जाहिर सी बात है। अब कहां तक जाना है हमारे क्लॉकवाइज ने, B तक जाना है। क्लॉकवाइज ने कहां तक जाना है, B तक, मतलब कुछ ऐसे करके जब तक B ना आ जाए, यहाँ पर आ गया B। We already know the straight line is always of 180 degrees. Do I have a straight line here? So the answer is, of course, I do have, which is here. ये मेरे पास 180 डिग्री हो गया 9। मेरे पास 180 में से कितना डिग्री कम है, just 35 degrees कम है ना, ऐसा ही है। So what I am going to do, I'll say that the straight line is always of 180 degrees, but to reach O to B, there is a decrease of 35 degrees from 180. So after subtracting, I'm gonna get 145 degrees. तो लीजिए ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डेसिमल के बगैर ही, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 145 डिग्रीज का बेरिंग। ठीक है, आसान लगा, सही है। द सी पार्ट सेज, और थर्ड पार्ट सेज सी फ्रॉम ओ। मम्मा बाहर उसको अलाउड नहीं है, ले आए, शोर होगा तो मसला आ जाएगा, क्योंकि वो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर ही लूंगा जैसा करके। मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा। चलिए नंबर 3 इज द सी फ्रॉम ओ। यार है, ठीक है। सो नंबर 3 इज सी फ्रॉम ओ। सी फ्रॉम ओ में क्या है मेरे पास, अब मैं सी फ्रॉम ओ के लिए जाएंगे, मतलब कहाँ ड्रॉप करेंगे, ओ पर मेरा नॉर्थ होगा, और कब तक जाएंगे, जब तक कि सी ना मिल जाए। तो किधर जाएंगे हम, यहाँ से ओ से स्टार्ट किया, ऐसे आए 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 पूरा घूम के यहाँ तक सी है। अब ये कैसे करें, हमने अभी फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि ये कितना डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है ना। पूरा एक मेरा जो होता है कितना डिग्रीज का होता है बेटा, 90 डिग्रीज का। एक 90, दूसरा 90 है ना, दूसरा 90 230 आंसर। एग्जैक्टली बेटे, ऐसे ही कुछ आने वाला है। तीसरा भी 90, तो 390 कितना हो गया, 270। 270 से कितना कम है, 40 डिग्रीज कम है ना भाई, इसी तक आने के लिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बेटा, शाबाश। तो हमने ये काम कर लेना, सब बच्चों के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 बार 90 ना, 90 प्लस 90 प्लस 90 और माइनस 40। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया 270। 270 में से माइनस किए 40, सो वी गेट कितने, 230। ऐसे ही बताया था आप लोगों ने भी मुझे, एग्जैक्टली। सो आई गॉट माई आंसर एज 230 डिग्रीज। ठीक है बेटा, आसान लगा, शुरू के 4 आसान है, फिर भी आपको फिफ्थ से थोड़ा आसान होगा। अब क्या है मेरा फोर्थ वन, डी फ्रॉम ओ। हाँ जी, डी फ्रॉम ओ, मतलब कि पूरा ऐसे गोल घूम के आना, कब तक, जब तक कि डी ना आ जाए, ऐसे घूम के आए जब तक कि क्या ना आ जाए, डी ना आ जाए। भैया ये ऑलरेडी नो के पूरा सर्किल कितना का होता है, 360 का, और 360 में से डी तक आने के लिए कितना कम है, 65 कम है, राइट। so what I am going to do, 360 minus सर 325। 295, 95। ठीक है, 295 आ गया मेरे पास, आसान लगा ये काम। सो वी आर गोइंग टू राइट द सेम 290। ठीक है, ये चार, एज आई टोल्ड यू, शुरू के 4 पार्ट्स आपको आसान लगेंगे, बाकी नेक्स्ट 4 पार्ट्स में आपको थोड़ा सा अलग काम बैठ के सीखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये वही काम कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जरा गौर से सुन लीजिए। अब ना क्वेश्चन 1 को देखें और 5th को देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ए फ्रॉम ओ और ओ फ्रॉम ए, ए फ्रॉम ओ फ्रॉम ए, उल्टा हो गया ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने रूल्स के साथ चलेंगे। What was my rule? My rule was always draw the north written after the word from. तो अभी from के बाद क्या लिखा है, अभी from के बाद लिखा है a, तो मुझे north कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, अब a पर ड्रॉ करना। ठीक है, कहाँ ड्रॉ करेंगे हम अपना north, a पर।
एक मिनट ये लाइन रेस कर देते हैं, एक सेकंड बस। हाँ जी, तो अब मैं अपना नॉट ड्रॉ कर रहा हूँ ए पर। यू नीड टू सी द ब्लू कलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, फोर्थ पार्ट से ब्लू कलर यूज करना है। तो ये मैंने ड्रॉ किया अपना नॉर्थ। कहाँ ड्रॉ किया? ए पर। ओ फ्रॉम ए। जरा गौर से देखिए क्या बन गया ये, एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, और दोनों कनेक्ट हो गए। ये कुछ कुछ एफ वाली प्रॉपर्टी बन गई है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस हो गई मेरी। तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा, है ना बेटा? दोबारा सुनिए मेरी बात बहुत गौर से। जब आप ऐसे पार्ट में ड्रॉ करेंगे जहां दो नॉर्थ आपको एक साथ मिल रहे हो, एक नॉर्थ और दो नॉर्थ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक वर्टिकल लाइन दूसरी वर्टिकल लाइन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना? तो ये अगर इनको ज्वाइन भी हो रही है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। हमने कहाँ पढ़ी थी ये बात? एफ एंगल्स में। एफ एंगल्स में पढ़ी थी ये बात कि ऐसे करके अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी दोनों का सम कितना होगा? हमेशा हमेशा 180 होगा। ऐसा पढ़ा था ना हमने? तो बस हमारा काम बन गया इजीली। क्यों, कैसे बन गया? बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस एंगल एज 30 डिग्रीज। मेरे पास ये वाला पर्पल वाला एंगल आप देख सकते हो ऑलरेडी 30 डिग्री है। हमने पहले ही यहाँ निकाल लिया था इसको, है ना? 30 डिग्री है मेरे पास ऑलरेडी। अब क्या करेंगे? इजीली मुझे दूसरा वाला एंगल भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आई नीड दिस एंगल, आई ऑलरेडी नो। वर्क कीजिएगा, मैंने कहा था इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में कौन कौन है? ओ और ए दोनों एंगल्स हैं। ओ का एंगल कितना आएगा मेरे पास? 30 डिग्री। मुझे ए वाला नहीं पता अभी, ठीक है? तो मिल जाएगा आराम से 150 रीअरेंज करके। तो लीजिए मुझे ये वाला एंगल मिल गया 150 डिग्रीज, ठीक है? जब एंगल मिल गया तो बेयरिंग निकालने में क्या मसला है? बेयरिंग क्या सर होता है? 210 आंसर आ रहा है। एग्जैक्टली क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ। तो पूरा गोल सर्किल क्लॉकवाइज होता है और उसमें 150 कम हो गया, ठीक है? तो क्या इसमें डबल कैलकुलेशन होगी? दो पार्ट्स में हो गया, गौर कीजिएगा, ठीक है? तो कितना है मेरे पास? पूरा होता 360 और मेरे पास कितना कम है? 150 कम है 360 से, ठीक है? तो 300 माइनस 150 210। मेरा ये जो बेयरिंग बना है यहाँ से कितना बन गया? यहाँ से यहाँ तक आने का 210। ये काम होता है पार्ट 5 से शुरू, जो अभी आपको बताया, ठीक है? 210 डिग्रीज। अब जरा चेक करें, पहले इस पार्ट को पढ़ें और ये बेयरिंग चेक करें और मुझे बताएं कि इस बेयरिंग के पढ़ने में और पार्ट के समझने में कुछ मुश्किल लग रही है आपको? दोनों पैरेलल लाइंस को देखने में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू इट प्रॉपर्ली, लेट मी नो थॉरली, लुक इनटू इट एंड देन लेट मी नो। सही है, बेहतरीन काम बन गया, ठीक है? अच्छा, अब एक पार्ट आपसे करवाएंगे। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट। क्या कौन सा पार्ट है? मैं हेल्प करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ओ फ्रॉम बी, फ्रॉम के बाद कौन है? बी। हाँ भाई, अब ये रहा बी, मतलब ये कॉर्नर, ये एच बी है। अब बताएं पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? फ्रॉम के बाद बी लिखा है तो व्हाट विल आई डू ऑन बी? सर सबसे पहले तो हम बी पर नॉट ड्रॉ नॉट करेंगे सबसे पहले। शाबाश, कर दिया नॉट ड्रॉ। अब गौर से देखो बेटा, ड्रॉ करते ही क्या मिला? क्या मिला? गौर से देखो, ड्रॉ करते जेड ही जेड जेड मिल गया, जेड, है ना? ऐसे ही है, क्योंकि तो नीचे जेड में कितना 35 है। कितना एंगल है बेटा ये? 35। तो मेरे पास यहाँ भी कितना होगा बेटा? 35 35। बेयरिंग कैसे होता है? क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे जब तक क्या ना आ जाए? बी ना आ जाए। आ गया बी यहाँ पे। तो पूरे राउंड सर्किल में कितना डिग्रीज कम है? 35 कम है। तो 360 माइनस 35 कितना बच गया मेरे पास बेटा? 325। ओके हो गया? समझ में आ गया ठीक से? आई विल राइट 325। ओके, मेकिंग सेंस? क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट 7. 7 says O from C, O from C, so we are from के बाद कौन है? C है। तो from के बाद C है तो नॉट ड्रॉ करेंगे from के बाद जो लेटर होता है। तो we are going to draw the knot on C like this. ये मेरा C आ गया। अगेन देखेंगे Z बन रहा है या F बन रहा है, चेक करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे आए, ऐसे गए और ऐसे नीचे आ रही लाइन, ऊपर कोई नहीं जा रही, है ना भाई? ऐसे Z ही बन रहा है। तो बेटे हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ सर 40 40 माइनस बाय 90 और तो हमें अपना एंगल मिल जाएगा।
बिल्कुल 50, अगर ये 50 तो बेटा ये वाला 50 होगा, है ना। तो लो बेरिंग ही मिल गया पूरा, क्या मिल गया पूरा बेरिंग, क्योंकि क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जब तक ये लाइन आ जाए, सीधी लाइन आ गई, आई गॉट व्हाट, आई गॉट 50 डिग्री। अब 50 डिग्री नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे, कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं होना, तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ ना, तो 050 डिग्री, ठीक है, समझ गए, आसान सर लगा। जी बेटे, ये आपको 50 कैसे मिला? हाँ मेरे बच्चे भी दिखाते हैं आपको, देखो मेरी बेटी, ये पूरा कितना होता है 90, जी 40 माइनस कर दिया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 50, ठीक है, फिर ये z बन रहा था, अब z बन रहा है ओके। तो ये 50 होगा, ऑलराइट बेटे। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया, नंबर 4, नंबर 8 पार्ट, ओ फ्रॉम डी, कहाँ नॉट ड्रॉ होगा, फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है डी पर नॉट ड्रॉ होगा, ठीक है बेटा। ये मेथड आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, कोई इक्का दुक्का टीचर अप्लाई करते होंगे शायद, ये तो ये बिल्कुल रेयर मेथड है, तो आपको बहुत आसान रहेगा। डी पे नॉट ड्रॉ कर लिया, क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, एक्स बन रहा है, जी बन रहा है, आपसे देखेंगे एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, मिल गया, ये 65 है, अनु शोर नहीं करो, चुप, सर 115 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 180 में से 65 गए तो आगे और 115, बिल्कुल। और बेरिंग क्या होता है, क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, ये नॉर्थ है मेरा, क्लॉकवाइज ड्रॉ किया, लाइन पे पहुंच गए यहाँ तक, तो ऑलरेडी वो बेरिंग ही मेरा 115 आ रहा है बेटा, ठीक है, तो आई गॉट माई आंसर। अब बताओ भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट बेरिंग का किसको समझ में नहीं आया, प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दें। अब आते हैं इसके बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, जिसमें हमारे पास बेरिंग के क्वेश्चन भी हुआ करेंगे। कोसाइन रूल आपको ऑलरेडी आता है, कोसाइन रूल का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें क्या नहीं पता, जिसमें हमें क्या नहीं पता, हमें एंगल नहीं पता। अभी हमने कोसाइन रूल की एग्जांपल की थी ना, ये की थी, और उसमें क्या मिसिंग था, उसमें हमारे पास लेंथ मिसिंग थी, है ना बेटा। दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द एसी, तो हमने कैलकुलेट करके एसी कैलकुलेट कर लिया था, इजी। अब जो क्वेश्चन है ये देखो लास्ट टाइप है, किसकी, कोसाइन रूल की ही, लेकिन अगर आप इसके ट्रायंगल को गौर से देखेंगे, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इस ट्रायंगल को जब गौर से देखते हैं, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको यहाँ तीनों साइड गिवन है ना, द ऑल थ्री साइड्स have been given to you already, and what you are supposed to calculate, they are asking you to calculate the angle CAB, means this angle is missing, okay, so let's do it, Bismillahirrahmanirrahim. I already know that I need to calculate the angle ACAB. तो हम, मैंने आपको बताया था कोसाइन रूल में हमेशा इक्वल्स टू से पहले गिवन एंगल के सामने वाली साइड होगी, ठीक है। गिवन एंगल की बात मतलब, यहाँ गिवन मतलब अननोन एंगल हो गया, तो गिवन तो नहीं है, अननोन एंगल कौन, किसकी बात हो रही है, ए की, तो ए की ऑपोजिट लेंथ कौन है 19, आप सबसे पहले लिखेंगे 19 का स्क्वायर, फिर बाकी दो साइड का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, फिर -2 से मल्टीप्लाई भी इन दोनों को ही करेंगे, 15 को और 12 को, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, कोसाइन रूल का एंगल। सबसे लास्ट में आ जाएगा कोसाइन का एंगल, कॉस एंगल CAB। अब भाई रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, रीअरेंज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का रूल क्या है, व्हाटएवर यू नीड टू कैलकुलेट इट शुड बी पॉजिटिव। मुझे एंगल CAB चाहिए ना, ये टर्म पूरी मेरी, ये एक टर्म है और ये पूरी टर्म है मेरी नेगेटिव, आई विल शिफ्ट दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी वही बताऊंगा अभी, पहले ये समझ लो कि ऐसा बन क्यों रहा है। तो इस पूरी टर्म को 2, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, तो लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 360, तो ये इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड पे लेके आ गए, तो हो गई पॉजिटिव। और 19 यहाँ प्लस का स्क्वायर, वहां जाएंगे माइनस हो जाएगा, सही है, रीअरेंज हो गया। अब इसको रीअरेंज करने के बाद मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए ना,
तो मुझे कॉस को भी वहां लेके इन्वर्स करना पड़ेगा और 360 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही है। तो मैं लिखा कि भाई मेरे पास 15 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 19 यहाँ पर आके नेगेटिव हो चुका है, डिवाइड में आ गया 360। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया 360। मेरे पास यहाँ पर जो रह गया वो क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ cos एंगल CAB। ऐसा ही है, cos एंगल CAB चाहिए तो cos को उधर लेके जाएंगे, वो भी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आई एम लेफ्ट विद CAB is equals to cos inverse 15 squared plus 12 squared minus 19 squared divided by 360। सही हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले से। शिफ्ट लगा के cos का इनवर्स लगाया, फ्रैक्शन लगाया, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर ओवर 360। कितना आ गया 88.726, मतलब 88.7 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ये तो वो मेथड है जो बुक में या आपके पेपर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने उसको रीअरेंज करके सॉल्व किया। ठीक है, आपने उसको रीअरेंज करके सॉल्व किया है। अगर आपने उसको एक वन गो में सॉल्व करना है कि आप बोलो सर मुझे इतनी लंबी स्टेप्स ऑफ वर्किंग की जरूरत नहीं है, कोसाइन रूल तो बड़ा आसान सा होना चाहिए, कोई आसान तरीका बता दें, तो उसका आसान ये मेथड भी देख लो बेटा, और लिख के बता रहा हूँ, एंड इट विल बी सॉल्व विद द ब्लैक कलर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस सुन लीजिए। आपको पता है कॉस मिसिंग है मतलब एंगल मिसिंग है, सबसे पहले कॉस का इनवर्स लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और whatever the angle is required उसके सामने वाली लेंथ को आप नेगेटिव रखेंगे खुद से। क्या रखेंगे, नेगेटिव, और बाकी दोनों प्लस में। तो 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और नेगेटिव में 19 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो रूट्स प्लस में रखे हैं ना, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रख लेंगे 12 और 15। तो आपका एग्जैक्ट यही स्टेप डायरेक्ट बन जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप ये करें या फिर अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है करना तो आप ये लॉन्ग मेथड करें। You will get the same answer in both the ways. And if you really need to ask something in cosine के एंगल में एंगल मिसिंग होता क्या करते हैं, तो बेटा बता दो मुझे, हम वो भी समझ लें दोबारा। समझ आ गया, ये कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है। अब आते हैं इसके पास्ट पेपर्स पर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेक्चर फॉरवर्ड करता हूं अभी के अभी फॉरन पर, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेक्चर कंप्लीट सॉल्व हो गया तो आपके पास आ भी गया है। और नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिकल पास्ट पेपर्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, एंड व्हाट वी आर गोना डू इज हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, राइट एंगल वाले भी होते हैं, विदाउट राइट एंगल भी होते हैं। हमने सारे ही करने हैं ऑलमोस्ट। मैं हर टाइप का आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता जाऊंगा ताकि इंशाल्लाह आप बहुत प्रो हो जाओ इस टॉपिक में। 20 मार्क्स तक की वेटेज है और डेट आई विल बी आस्किंग यू इन डिफरेंट पार्ट्स। जरा ये क्वेश्चन पढ़ो और आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सॉल्यूशन आफ्टर 1 मिनट। Look into that, see thoroughly, read the question and try to solve part A yourself. और ये क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगे हैं मुश्किल वाले, खासतौर पे टॉपिक से। इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। if you are able to solve yourself, go for it. अगर वरना किसी को समझ में नहीं आया तो they can see what I'm going to do here. Okay, the diagram says that A, B, C are the points on the horizontal ground. The bearing of B from A is 0.72 degrees. The 0.72 degrees. The bearing is now. The bearing of C from A is 205 degrees, and the AB is 170 meters. So what we are going to have, first of all, we're gonna mark or label the given information in our diagram. The diagram. So first of all, the first bearing is B from A is 0.72. So B from A is 0.72. So this bearing is 72, right? The next what they're talking about is C from A is 205. So from के बाद जो लेटर होता है उस पे bearing बना होता है, वहीं से लेके आएंगे from A मतलब A की लाइन तक के लिए यहाँ तक। तो ये कितना है, ऐसे करके लेके आए पूरा यहाँ तक। तो this is the whole of it is 205. ठीक है, 205 degrees. सही है, समझ में आ गया। First of all, I obviously if I need to calculate the length, what I need to calculate? I need to calculate length of BC.
this BC is obviously making up a triangle. So in order to calculate the length of a triangle, I must have an angle. मेरे पास एक angle होना लाजमी है. क्यों? सर आंसर 184 सेंटीमीटर आ रहा है. कोसाइन रूल अप्लाई होगा. कोसाइन रूल अप्लाई होगा. चलो देख लेते हैं भाई कैसे. सबसे पहले तो 205 से माइनस कर लेंगे 72 से, है ना भाई. 5 में से 2 गए बच गया 3, और 10 में से 7 गए बच गया 3, और ये आ गया 133. The interior angle of the triangle I have got is 133 degrees. ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला हमने काम. मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, यहीं कॉर्नर पे रखा हूं ताकि आप समझ जाए हमने कैसे एंगल की. दोनों बेयरिंग्स को माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का मिलेगा. अब कोसाइन रूल लगा लेंगे. इंतहाई आसान काम क्या था. BC is equals to लंबा सा रूट लगाएंगे पहले. सर अंदर 83 नहीं आ रहा, 72 प्लस 205 और उसको 360 से माइनस. नहीं बेटा, आपने ये वाला एंगल निकाल लिया, गलती हो गई आपसे. बेटा देखो, ये पूरा 205 था और ये वाला 72 था, तो उन दोनों को देखो पूरे में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा ना. अच्छा, मुझे क्लॉकवाइज जाना था. जी जी, हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगे. बेयरिंग है ना, बेयरिंग है ना, हमेशा क्लॉकवाइज जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन एंगल के दोनों साइड्स का स्क्वायर, 170 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 170 एंड 95, और कितना कॉस है मेरे पास. कॉस 133 डिग्री. ऑलराइट, सही है. ये काम कर लिया. अब कोई लंबी चौड़ी क्वारी की जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर में जाएंगे, अपना काम करेंगे. दैट्स इट. ऑलरेडी पता है आप लोगों को क्या करना है. रूट ऑफ द 170 स्क्वायर. ये स्टेप्स मिस करने का कोई मार्क रिड्यूस नहीं होता. रिमेंबर दैट. कहीं आपके दिमाग में ये हो कि आप सॉल्यूशन स्किप कर रहे हैं, नहीं, आप कोई सॉल्यूशन स्किप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको एविडेंस के तौर पे इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखा करूंगा, तो कैम्ब्रिज की अपनी बनाई हुई है, मेरी नहीं, कैम्ब्रिज की अपनी बनाई हुई है. ठीक है, लेकिन अगर डिस्टिंक्शन आ गई फिर. हाँ क्या कह रहे हो सर लेकिन लेकिन 100 मार्क्स आ गए फिर. मार्किंग फिर स्कीम तो एक्सेप्ट एग्जामिनर करना इसको. देखो, डिस्टिंक्शन के लिए कौन सा सॉल्यूशन एटलीस्ट होना चाहिए, जो मार्किंग स्कीम में स्टेप्स आ रहे हैं. मार्किंग स्कीम में आपको 3 स्टेप मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मिलेंगे. ठीक है, अरे याद, असल में ना इतनी बार सॉल्व करवा दिया, याद हो गए क्वेश्चन. देखो, एक ही एंगल माइनस किया हुआ चाहिए, निकाल लिया. एक लेबल हुआ हुआ बेरिंग हो, हमने बेरिंग लेबल किया था, वो तो ऐसे हम यहाँ कर रहे हैं तो मैंने रेस किया था गंदगी नमक से. ठीक है, ये चाहिए, और फिर आंसर चाहिए. इवन आंसर यहाँ ना भी लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, बस आंसर हो, यहाँ पे सही आंसर हो, सही सिग्निफिकेंट फिगर में हो. ठीक है, समझ गए बात. देखो 4 नंबर पूरे हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, सही है. तो कितना बना था हमारा 206.16. तो पहले हमेशा लिखते हैं एक्यूरेट आंसर 206.16. ठीक है, और फिर उसको राउंड ऑफ कर लेंगे. सब कुछ सही है, एक बार टैली कर लें. 170 का स्क्वायर, और देखो मस्त गलती की है, मैंने 107 लिखा हुआ है. 170 का स्क्वायर, मुझे डाउट हुआ था कि आंसर ये नहीं होगा. व्हाट डिड आई गेट. 170 का स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 170 95 कोसाइन 133, तो 244.85. हाँ सही है, 244.85. सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना हो गया 245 मीटर्स. ऑलरेडी मीटर लगा हुआ है. समझ में आया, इजी हो गया बिल्कुल. ये पार्ट अगर 4 मार्क्स का मिल जाता तो आपको देख के समझ में आ गया होगा. 4 मार्क्स निकालना यहाँ से कोई नामुमकिन सी बात नहीं है, इंतहाई आसान तरीका है. ठीक है, अब कहने कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी. ए फ्रॉम सी मतलब हम बेयरिंग कहाँ बनाने वाले हैं, सी पर बनाएंगे नॉर्थ. फ्रॉम सी लिखा है ना, सी पर नॉट ड्रॉ कर लिया. ठीक है बेटा, सी पर नॉट ड्रॉ किया. अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2 तरीके हैं अगेन, जेड बना लें या एफ बना लें. एफ वहां दिख रहा होगा, एक ये ए वाला नॉर्थ और एक सी वाला नॉर्थ. तो अगर मुझे बाहर का बेयरिंग मिल जाएगा, बाहर वाले बेयरिंग के लिए मैं रेड कलर यूज करूंगा, ये वाला बेयरिंग मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला बेयरिंग मिल जाएगा, है ना बेटा. पूरा सर्किल कितना होता है 360 का, और मेरे पास कितना है, ये वाली साइड कितनी थी, ऐसे करके यहाँ तक की 205 थी. क्या आया कुछ देख के, है ना भाई. तो 205 माइनस कर दिया बेटा, कितना बच गया 155. ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, ये माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 155. लिख लिया हमने यहाँ पे 155.
तो बेटा अगर ये 155 है तो ए और सी का सम कितना होना चाहिए? 180 है ना। ए और सी का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 180 में से माइनस कर देंगे 155। भाई क्या क्या मिल जाए? एंगल सी का बेरिंग मिल जाए। 35। ठीक है, बिल्कुल। सो वी गॉट 35। जीरो सर 20। 3 25 आ रहा है, 35 तो नहीं, 25 आ रहा है ना? जी सर 25। यस, ओके, ऑलराइट। सो 0 to 5 इज माय करेक्ट आंसर। कैसे बेरिंग बन रहा है? क्योंकि क्लॉकवाइज ऑन द नॉर्थ, ऐसे यहाँ तक आना है, क्लॉकवाइज नॉर्थ आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात? क्लॉकवाइज ऑन द नॉर्थ वाली बात ऐसे करके। ठीक है, सो आई गॉट द बेरिंग ऑफ 0 to 5 डिग्रीज। सही है, समझ में आ गई? अच्छा, ये क्वेश्चन है पार्ट ए तो आसान है इसका, मतलब पार्ट 1 सी का। सी के 2 में एलिवेशन और डिप्रेशन का मुश्किल तरीन क्वेश्चन आता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर पाते 4 नंबर क्लास में। हम पहले ये करेंगे, इट टेक्स 2 मार्क्स, इट गिव्स अस 2 मार्क्स। द पॉइंट डी लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ड्यू साउथ ऑफ ए एंड ड्यू ईस्ट ऑफ द सी। क्या बोला? डी एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पॉइंट है, डी एक ग्राउंड है, ये ईस्ट ऑफ ए और सॉरी साउथ ऑफ ए और ईस्ट ऑफ सी। एलिवेशन ऑफ डी नीचे की तरफ और सी राइट साइड पे, तो सही कह रहे हैं वो। कह रहे हैं एंगल कहाँ? ड्यू ईस्ट ऑफ सी, बिल्कुल सी के ईस्ट में है। ड्यू साउथ ऑफ ए, बिल्कुल ए के साउथ में है। सो इट मींस इट्स मेकिंग अ परपेंडिकुलर, है ना? ईस्ट और साउथ कंबाइन हो रहा है यहाँ पर, तो 90 डिग्री बन रहा है। So what are they asking for? They're saying that show that AD is 86.1 meters। आपको देख के लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन, ये डायग्राम और ये क्वेश्चन पूरा पूरा ऊपर वाली डायग्राम से लिंक्ड है। ये पूरा पूरा ऊपर वाली डायग्राम से लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक लेंथ गिवन है ए सी की, इस ट्राइंगल का कुछ भी नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुश्किल पार्ट है, फिर दोबारा कह रहा हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन पर दोबारा आना पड़ेगा। देखो ये सी के ईस्ट में गए ऐसे, देखिए ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये सी के ऐसे गए। ठीक है, आगे सी के इस तरफ, कहाँ गई डॉटेड लाइन हमारी? डॉटेड लाइन ये रही, ये हम आ गए इधर ऐसे, और ये ए से ऐसे आ गए साउथ में। तो मुझे डी का पॉइंट मिल गया कि ये मेरा डी है ना बेटा? अब जरा गौर करिएगा मेरी बात पर, दोबारा बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा बेटा। ये लाइन और ये लाइन क्या बना रहे हैं? जेड बन रहा है ना? ये वाला बेरिंग आया था 25, अब ये भी सी का बेरिंग आया था, कितना आया था? 0 to 5 25। तो कहना है से कि ये वाला एंगल भी तो 25 होगा। जी समझ में ये वाली बात है ना? 25 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अगर ये 25 मिल गया तो बेटा ये ट्राइंगल यहाँ पर भी तो है, इसका भी तो एंगल मिल गया 25। ठीक है, नाउ आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल विद वन लेंथ और वन एन एंगल। तो इजीली अब मेरा काम हो जाएगा। एंगल के साथ वाली लाइन क्या होती है? हमेशा एडजेसेंट, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज होता है कॉम है, सो का टोआ होते हैं ना, सो का और फिर टोआ। अब देखो ये लाइन मेरी एडजेसेंट है क्योंकि एंगल के साथ है, और ये मेरी हाइपोटेन्यूज है। सो आई एम गेटिंग दीस टू साइड्स एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कहानी कॉस में। तो मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ उसमें? कॉस। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। cos 25 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एडजेसेंट मेरा है AD जो मुझे पता करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 95। बेटा क्या होगा? 95 यहाँ डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमेशा एंगल से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो नंबर पहले लगाते हैं और एंगल बाद में लगाते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 86.099, 86.099, ये दो भी जगह चल रहा है। तो इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सॉरी वन डेसिमल प्लेस बन गया 86.1, राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ के बन जाएगा मेरा पूरा 86.1 अप टू वन डेसिमल प्लेस। इजी हो गया, समझ में आ गई वाली बात? ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है, अब ये लास्ट पार्ट मैंने आपको एलिवेशन की क्वेश्चन किया एक बार पहले करवा चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा करवाऊंगा। आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, एक बार में समझ में जनरली आता भी नहीं है। ठीक है, now it says that a point x at the top of the A vertical mast, the angle of elevation of x from B मतलब B से A के ऊपर, यहाँ कहीं पे x है भाई, इधर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, कहाँ पे? ये मैंने डॉट लगाया, मैं कहा भाई ये वर्टिकल मास्ट ऊपर आ गया एट ए, और फ्रॉम बी
मतलब एंगल कहाँ बनेगा, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो लिखा है बी, और उस पर एंगल है 7 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये आपको डायग्राम ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, लेकिन बेसिकली जो बी पॉइंट है ना, ये पीछे की तरफ है। इट्स अ 3D डायग्राम, इट्स अ 3D डायग्राम। ठीक है। जैसे ये आपका डोर से आप एंटर हुए, और बी आपके डोर के साथ वाला लेफ्ट या राइट का कॉर्नर, और एक्स ऊपर, तो ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। क्या बनाएगा, हमेशा पूरा, हमेशा होगा ऐसा, सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि आप मुझे सर कह रहे हैं इसलिए ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसी होगा। वर्टिकल वाली बात जब भी लिखी होगी, वर्टिकल लिखेगा तो यहाँ ए पे बन रहा है 90 डिग्री, ये है एक्स, ये है बी, इसका एंगल दिया हुआ 7 डिग्री, और ये लाइन है 170। ठीक है। तो सबसे पहले आप कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम डी, एक्स फ्रॉम डी, तो ये एक्स का है, इसका मतलब एक्स बी और डी के सामने कहीं है। यहाँ डायग्राम में 2D डायग्राम में आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि कहाँ सामने है। इसकी 3D आप जब पूरा ड्रॉ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके इसको कि कहाँ पर आ रहा है, तो ये बेसिकली बी और डी के सामने कहीं पर है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये हाइट तो चाहिए, क्योंकि ये बी और डी के सामने है, तो मुझे खाली ये साइड चेंज करनी होगी, बाकी मेरा सब कुछ सेम सेम रहेगा। कैसे दिखाते हैं आपको। तो हमें ये हाइट चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, ऑपोजिट चाहिए, एडजेसेंट ऑलरेडी है, तो आई एम गोइंग टू यूज टोआ, है ना। किससे मालूम हुआ, क्योंकि ऑपोजिट ऑलरेडी मुझे चाहिए, ए एक्स चाहिए मुझे, और ए इज माई एडजेसेंट, वो ये लाइन 170 ये ऑलरेडी है, तो मैं लगाया टोआ, tan 7 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है बेटा, 170 मल्टीप्लाई बाय tan 7, 170 मल्टीप्लाई बाय tan 7, कितना आ गया बेटा, 20.873। इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन हम वैल्यूज को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये ए एक्स मैंने निकाल लिया 873। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब गौर से देखिए क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं हम। सब कुछ सेम रहेगा, एक्स ए, गौर कीजिएगा, एक्स एक्स ए ए, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, सब जगह सेम रहेगा। और अब आपको एक्स का चाहिए एलिवेशन फ्रॉम डी, तो पहले था फ्रॉम बी ना, अब चाहिए फ्रॉम डी, तो आप बी की जगह क्या लिख देंगे, अब डी। देखा चेंज क्या आया, सिर्फ ये चेंज आया है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। एक्स के लेंथ कितनी निकाली हमने, अभी निकाली है 20.873। ए डी कितना था मेरे पास, 86.1। ये दोनों लेंथ मुझे मीटर्स में गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई एम रिक्वायर्ड, आई नीड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम डी, मतलब एक्स फ्रॉम डी मतलब फ्रॉम के बाद जो लेटर लिखा होता है उस पर एंगल बनता है हमेशा, तो ये चाहिए। दोबारा देखेंगे तो ये ऑपोजिट है मेरा, ये एडजेसेंट है। सही कहा मैंने, क्या कहा मैंने, ये मेरा ऑपोजिट है और ये मेरा एडजेसेंट है। ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों चीजें गिवन है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज द tan अगेन, दोबारा tan यूज। अच्छा, तो 99% है tan ही यूज होता है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन अभी एंगल नहीं पता तो इन्वर्स कर लेंगे tan को, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जब एंगल नहीं पता होता तो हम इन्वर्स करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, और बस फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। शिफ्ट लगा के 10 लगाएंगे, फ्रैक्शन लगाया 20.873 डिवाइडेड बाय 86.1, कितना आ गया, 89.76, 89.76। सर आप एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के थोड़ा आप रिकैप करा सकते हैं, रिपीट करवा देंगे, कोई टेंशन थोड़ा नहीं सा है, रिकैप। नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है। ओके। ये मुश्किल है हमजा, मुझे वैसे भी 8-9 दफा पढ़ाना पड़ेगा तब जाके आएगा। ठीक है, परेशान नहीं हो, बहुत दफा रिपीट होगा अभी। ये लो बेटा, ये एंगल लगा मैं बता दिया 10.8 एलिवेशन। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रोक रहे हैं, बस यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू हैव, in the next class we are going to have complete detailed with practice questions of the elevation and depression as well। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह फ्री होकर जब घर जाता हूँ तो फिर आप लोगों को सारी फॉरवर्ड कर दूंगा। जब तक सर तो
सर तो आप नेक्स्ट क्लास में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का रिकैप दे देंगे ना कल? हाँ करवाऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ करवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, जब तक के लिए अगर रिकॉर्डिंग देखनी हो तो मीटिंग चैट में ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको अभी से 30-40 मिनट्स के बाद लेकर। ठीक है, अभी सेव होना शुरू हो गया। ठीक है सर हाँ बेटा। सर आप एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि जो मंडे को टेस्ट है उसकी टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि आपने टाइमिंग शायद नहीं बताई। बेटा मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट की टाइमिंग आज हम रात में कोऑर्डिनेट करके कि सब बच्चे किस टाइम अवेलेबल हैं उस टाइम कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है बेटा। सर चलो ठीक सेम है, टाइम थैंक पे यू रख सर। लेते हैं जिस क्लास में जो क्लास की टाइमिंग होती है। मंडे क्लास हमारी होती तो नहीं है ना वैसे? नहीं, सेम क्लास की टाइमिंग पे रख लेते हैं ना, बस ठीक है, 11:30 मैं पे, हाँ मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। या तो 12 पे रख लेते हैं। तकरीबन 1:30 पे रखेंगे। सही है, तकरीबन रखेगा ताकि सब बच्चे अवेलेबल हो, नींद पूरी करके प्रैक्टिस करके उठ जाए। सही है, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ ग्रुप में, टाइम फाइनलाइज करके फिर रख लेंगे सबसे मशवरा करके। सही है, सही है सर। ओके।